सो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पॉलिटिकल साइंस जो हमारा दूसरा बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली यूनाइटेड नेशन के बारे में। पहले हम लोग ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन के बारे में अच्छे से उसका फॉर्मेशन से लेकर उसके जो 6 मेन ऑर्गन बॉडीज़ हैं उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। पर ये वो हमारा इंपॉर्टेंट है एज अ करंट अफेयर के लिए। पर ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेसिकली किस लिए है, मेनली सीयूईटी के लिए, जिनका बोर्ड्स का एग्जाम है 12th में उनके लिए, और साथ में जो क्लैट दे रहे हैं या एलेट दे रहे हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, या फिर कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का कोई भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। साथ में उनका रिवाइज हो जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा और हमको ये पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया और यूनाइटेड नेशन का रिलेशन कैसा है, जो स्पेसिफिक अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। अपने पहला पार्ट हम लोग जो अपना लास्ट वीडियो में इससे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में जो किए हैं उसमें हम लोग पढ़े थे सिर्फ 6 ऑर्गन तक। पर इंडिया और यूएन का जो रिलेशन है वो हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में अभी करना था, पर अभी हम लोग वो कर नहीं पाए हैं। पर एक क्लास में उसको भी हम लोग करके पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके अलावा उस वीडियो में हम लोग करेंगे यूनाइटेड नेशन के जो फैमिली मेंबर है, जैसे 15 और इंटरनेशनल ऐसे उसके ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एजेंसी है जो उसके पार्ट है, उनके बारे में हम लोग करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा चैप्टर रहने वाला है यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इसका ओवरव्यू ऐसा है कि इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। वी शैल एग्जामिन हाउ इन दिस emerging world there were call for the restructuring of international organization to cope with various new challenges including the rise of यूएस पावर। अब देखो इसमें यूनाइटेड नेशन को हम लोग किस परस्पेक्टिव से पढ़ने वाले हैं कि जब यहाँ पे 1991 में सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर का यहाँ पे डी इंटीग्रेशन होता है, यानी जब उसका पतन होगा, तो कैसे ये जो इंटरनेशनल बॉडी है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो न्यू कंट्री या फिर उस समय का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको सेव करने में कैसे मदद करेगा, इस कॉन्टेक्स्ट में हमको पढ़ना है। साथ ही में एक ये भी जरूरी है कि कैसे इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन के कारण। क्योंकि अब वो एकमात्र ऐसा सुपर पावर बच चुका है यूएसएसआर के यहाँ पे डी इंटीग्रेशन के बाद में। The potential reform of the United Nations Security Council is an interesting case of the reform process and its difficulties. We then turn to India involvement in the UN and its view of Security Council reform. अब देखो आगे हम लोग ये जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में जो यहाँ पे रिफॉर्म का बात किया जा रहा है वो क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और साथ में इंडिया और यूनाइटेड नेशन का कैसा रिलेशन है और इंडिया का क्या स्टैंड है यूएनएससी के रिफॉर्म पे, ये हम लोग जानेंगे तो बेसिकली यूएनएससी का रिफॉर्म हमको क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने यहाँ पे परमानेंट मेंबर है, सिर्फ 5 है। वो यहाँ पे और बात किया जा रहा है कि उन 5 के अलावा हमको ऐड करना है, क्योंकि वो जो 5 यहाँ पे परमानेंट मेंबर है वो अभी करंट टाइम के सिनेरियो को, पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अच्छे से, जिस कारण से हमको क्या चाहिए यहाँ पे हमको यहाँ पे रिफॉर्म लेकर आना होगा। The chapter closes by asking if UN can play any role in dealing with the world dominated by one superpower। फिर अब इस चैप्टर को हम लोग खत्म कैसे करेंगे कि यूनाइटेड नेशन कैसे एक रोल प्ले कर सकता है ऐसे टाइम पीरियड में जब पूरा वर्ल्ड सिर्फ एक सुपर पावर के द्वारा मतलब बेसिकली क्या किया जा रहा है, यहाँ पे डोमिनेट किया जा रहा है, वो कौन है, अमेरिका है। इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो लुक एट सम अदर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लेज क्रूशल रोल। अब देखो इसी चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, उसके बारे में हमको जानने को मिलेगा। तब यहाँ पे बात है कि व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। Read the 2 cartoons on this page. Both the cartoons comment on the effectiveness of the United Nations organization, usually referred to as UN, in the Lebanon crisis in 2006. Both the cartoons represent the kind of opinion that we often hear about the United Nations. अब देखो यहाँ पे हम लोग एक कार्टून स्टार्टिंग में ही दे रखा है जिससे एक कार्टून दे रखा है जिससे ये समझाने का कोशिश करेगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है।
तो यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग जून 2006 इसराइल अटैक लेबनान सेइंग दैट इट वाज नेसेसरी टू कंट्रोल मिलिटेंट ग्रुप कॉल्ड हिजबुल्लाह, लार्ज नंबर ऑफ सिविलियन वर किल्ड एंड मेनी पब्लिक बिल्डिंग्स एंड इवन रेसिडेंशियल एरिया केम अंडर Israeli bombardment. The UN passed a resolution on this only in August and Israel army withdrew from the region only in October. Both this cartoon comment on the role of United Nations and in its general secretary general in this episode. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये लेबनान में इसराइल के द्वारा हमला किया जा रहा है, क्या बोलकर कि लेबनान में यहाँ पे जो हिजबुल्ला की जो मिलिटेंट्स है वो उनको मारने को लेकर यहाँ पे हमला किया जा रहा है, पर उससे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरिया है और लोगों को इससे क्या हो जा लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, जो घर रहने का है लोगों का वो यहाँ पे टूट गया है। तो यूनाइटेड नेशन यहाँ पे क्या कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। और साथ में यहाँ पे दूसरा ये उस समय के सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, शायद कोफी अन्नान है ये, तो ये यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन लेकर ऐसे खड़े हैं, जो रिजोल्यूशन इसराइल को यहाँ पे वॉर रोकने के लिए उसके खिलाफ लाया गया था, पर उसका कोई फायदा हो रहा है। ये एक बेसिकली क्या है, इस कार्टून से तंज कसा जा रहा है यूनाइटेड नेशन पे कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी ये लेबनान जैसे कंट्री को जब वहाँ पे इसराइल हमला कर रहा है तो यहाँ पे वो कोई इफेक्टिव रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर पा रहा है। On the other hand, we also find that United Nations is generally regarded as the most important international organization in today world. अब देखो, एक तो हम लोग अभी जो कार्टून देखकर समझे लोग कि यूनाइटेड नेशन क्या है, बेबस है, यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है। वहीं यहाँ पे दूसरे तरफ देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन को हम लोग दुनिया का सबसे पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन भी मान सकते हैं लोग, क्योंकि इसका ऐसा रोल कुछ यहाँ पे ऐसा डिस्प्यूट रहता है, वहाँ पे ये रोल प्ले करता है, जिस कारण से in the eyes of many people all over the world it is indispensable and represent the great hope of humanity for peace and progress. Why do you then need organization like UN? Let us here to insider. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है ये अभी भी पूरे दुनिया में क्या है, एकमात्र ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे लोग क्या पीस और ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे भरोसा करते हैं। और साथ में अब यहाँ पे आके हम लोग ये जानेंगे लोग कि यूनाइटेड नेशन क्यों जरूरी है। तो ये यहाँ पे दो इंसाइडर जो यूनाइटेड नेशन में पहले काम कर चुके हैं उनका यहाँ पे एक कमेंट है, वो हम लोग पढ़कर हम लोग जानेंगे लोग। तो यहाँ पे देखो क्या है, द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। अब देखो ये कौन बोल रखा है, डैग हैमर्सजोल्ड, जो क्या था यूनाइटेड नेशन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे। अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतरेस। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन को इसलिए नहीं बनाया गया था कि मानवता को हमको किस पे यहाँ पे स्वर्ग में लेकर जाना है, बल्कि इसलिए बनाया गया था ताकि जो मानवता है उसको हम लोग यहाँ पे नर्क में जाने से बचा सके। तो ये किसका कहना है, ये हमारे जो यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल है उनका कहना है। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पहला थॉट ये है, दूसरा यहाँ पे हमारे इंडिया के जो शशि थरूर हैं एक लीडर, पहले यूनाइटेड नेशन में ये इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और फॉर्मर यूएन अंडर सेक्रेटरीट जनरल फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, इस पोस्ट को ये संभाल चुके हैं यूनाइटेड नेशन में। अब अभी के टाइम पर ये कांग्रेस पार्टी से जो केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम वहां से उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये शशि थरूर। अब देखो इनका क्या यहाँ पे कमेंट है, talking shop, yes there are a lot of speeches and meeting at UN especially during the annual session of General Assembly but as Churchill put it jaw is better than war. अब देखो इनका पहले क्या क्या नाम है कि यूनाइटेड नेशन क्या है, एक बात करने का एक दुकान है। तो इनका शशि थरूर आगे ये बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पे हर साल जो इसका जनरल असेंबली होता है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लीडर यहाँ पे आते हैं, स्पीच देते हैं, बात करते हैं। तो आगे ये बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से अच्छा है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं, लोग वॉर की जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग सिर्फ बात कर ले रहे हैं लोग, ये ज़्यादा बेटर है वॉर करने से। जैसे कि जो विंस्टन चर्चिल थे यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनका क्या नाम था कि एक लड़ने से अच्छा तो यहाँ पे बात करना ही ज़्यादा बेटर है। तो आगे फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, Isn't it better to have one place where all countries in the world can get together, bore each other sometimes with their words rather than bore holes in each other on the battlefield? अब देखो यही बोल रहे हैं आगे कि ये
क्या ये एक अच्छा जगह नहीं है कि यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड के लीडर है आके यहाँ पे एक दूसरे को अपने बात से बोर कर रहे हैं, बावजूद इसके कि एक दूसरे कंट्री में जा के ऊपर यहाँ पे हमला कर कर उस कंट्री में होल कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे सटायर किया गया है शशि थरूर के द्वारा कि यूनाइटेड नेशन यहाँ पे क्यों जरूरी है। इस ये ऐसे सरकाज़म से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है यूनाइटेड नेशन में ज़्यादा बात ही होता है, पर ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू यहाँ पे वॉर करना। ज़्यादा बात यहाँ पे बात किया जा सके वो ज़्यादा बेटर है वॉर करने से। तो इसलिए ये दो ऐसे मतलब पर्सनालिटीज है जो यूनाइटेड नेशन में काम कर चुके हैं, एक हमारे सेकंड सेक्रेटरी जनरल और एक इंडिया के यहाँ पे शशि थरूर। ये इन दोनों का ऐसा मतलब अपना ओपिनियन है यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझाने को। These two quotes suggest something important. International organizations are not answer to everything, but they are important. International organizations help with matters of war and peace. They also help countries to cooperate to make better living condition for all. अब देखो ये जो ऊपर दो हम लोग कोट अभी जो दो पर्सनैलिटी का यहाँ पे बात था उसको जाने लोग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन यहाँ पे क्या है, जितने भी प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ पे क्या एक आंसर नहीं है, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे क्या किस चीज में मदद करता है कि जब यहाँ पे वॉर हो तो उस वॉर को रुकवाने में मदद कर सकता है और पीस फैलाने का किसका काम है? यूनाइटेड नेशन का ही है। और साथ में ये भी है कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा जगह है जहाँ पे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ एक साथ आएंगे, एक साथ बैठकर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्पोरेट करेंगे लोग और अपने लोगों का यहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है उसको क्या यहाँ पे बेहतर कर पाएंगे। Countries have conflict and differences with each other. That does not necessarily mean that they must go to war to deal with their antagonism. They can instead discuss continuous issue and find peaceful solution. Indeed, even though this is rarely noticed, most conflict and differences are solved without going on war. अब देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज के बीच में जो आपस में प्रॉब्लम है वो अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे लड़के ना सॉल्व करके ये कैसे यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर यहाँ पे बैठकर बातचीत कर कर यहाँ पे क्या सॉल्व किया जा सकता है वो वैसे कॉन्फ्लिक्ट को। The role of an international organization can be important in this context. अब यहाँ पे यही बता रखा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो यूएन का यहाँ पे या फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है उसका इंपॉर्टेंट रोल कैसे है, ऐसे यहाँ पे जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ कर आए वैसे है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सुपर स्टेट विथ अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर, इट इज क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्ड टू स्टेट्स, इट कम्स अंडर बीइंग व्हेन स्टेट एग्री टू इट्स क्रिएशन, वंस क्रिएटेड इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम पीसफुली। अब देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि एक कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, यूएन हो या फिर कोई भी हो, वो एक कोई खुद यहाँ पे एक कोई कंट्री नहीं है जिसके पास अपना यहाँ पे अथॉरिटी होगा या फिर पावर होगा। वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वर्ल्ड में जितने कंट्रीज हैं उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा और उसका बात तभी माना जाएगा जब वो कंट्री बना रखे या फिर जो उसके मेंबर है उसके बातों को फॉलो करेंगे तब। International organizations are helpful in another way. Nations can usually see that there are some things that must do together. There are issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together. अब देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक और तरीके से जरूरी इसलिए है क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इशू हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पे अगर पूरे कंट्रीज एक साथ आकर यहाँ पे काम नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहायता नहीं करेंगे तो उन इशू से यहाँ पे हमको लड़ पाना क्या हो पाएगा? मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पे बता रखा है डिजीज इज एन एग्जाम्पल कि बहुत सारे बीमारी हैं वो एक इस प्रकार का क्या है यहाँ पे उदाहरण के रूप में है। सम डिजीज कैन ओनली बी एरेडिकेटेड इफ एवरीवन इन द वर्ल्ड कोऑपरेट्स in cultivating or vaccinating their population or taking global warming and its effect as temperature rises because of the increase in the greenhouse gases in the atmosphere. There is a danger that sea level will also rise, thereby submerging many coastal areas of the world including huge city. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि कुछ ऐसे यहाँ पे बीमारी हैं तो उस बीमारी को कैसे यहाँ पे खत्म किया जा सकता है जब वर्ल्ड के पूरे कंट्रीज एक साथ आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे अपने लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेट करेंगे तब जाकर वो बीमारी खत्म होगा। या फिर यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बर्फ है बर्फ पिघलेंगे तो अगर बड़े बड़े जो बर्फ पिघलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो समुद्र का पानी है उसका लेवल और बढ़ते जाएगा, सी लेवल यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा।
डूबेगा, तो अगर मान लो कोई कंट्री यहाँ पे कंट्री बहुत सारे जो कंट्री है कोस्टल कंट्री है, क्या उनका डूबने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा, जिनका सी लेवल से यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या है कम रहेगा, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर मान लो इस अमाउंट में यहाँ पे एक वाटर है, अगर मान लो और ज्यादा बर्फ पिघल के यहाँ पे सी लेवल बढ़ गया यानी पानी और बढ़ गया, तो जो जिन कंट्री का एल्टीट्यूड यहाँ पे नीचे रहेगा वो क्या जाहिर सी बात है वो यहाँ पे डूब जाएंगे। तो ये उनके लिए क्या है यहाँ पे एक तरीके से डिसएडवांटेज है। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, लोग जो ग्रीन हाउस एमिशन है इसको हम लोग एक साथ आएंगे लोग यहाँ पे, उसके बाद सस्टेनेबल वे पे यहाँ पे काम कर अगर जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज है यहाँ पे सस्टेनेबली काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कंट्रीज का यहाँ पे एल्टीट्यूड यहाँ पे सी लेवल से कम है वो यहाँ पे डूबने के उनके ज्यादा खतरा यहाँ पे रहेगा। Of course, each country can try to find its own solution to the effects of global warming, but in the end, a more effective approach is to stop the warming itself. This requires at least all of the major industrial power to cooperate. अब वही बता रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग को एक कंट्री खुद से भी कम कर सकती है, पर वो ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट नहीं कर पाएगा जब तक पूरे वर्ल्ड के खासकर वैसे कंट्री जो पहले से इंडस्ट्रियलाइज हो रखे हैं वो इनका सहायता ना करें। Unfortunately, recognizing the need for cooperation and एक्चुअली कोऑपरेटिंग आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो यहाँ पे कोऑपरेशन करना है इसका पहचान करना और इन रियलिटी में असली में यहाँ पे कोऑपरेट करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अब यहाँ पे आगे है नेशन कैन रिकॉग्नाइज द नीड टू कोऑपरेट बट कैन नॉट ऑलवेज एग्री ऑन हाउ बेस्ट टू डू सो, हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग, हाउ टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट ऑफ द कोऑपरेटिंग आर जस्टली डिवाइडेड एंड हाउ टू एंश्योर दैट अदर डू नॉट ब्रेक देयर एंड ऑफ द बार्जिन एंड चीट ऑन एन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे देखो बता रखा है कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाना कोऑपरेट करने के लिए ये ठीक तो है, पर यहाँ पे बहुत सारे कंट्री हैं यहाँ पे उस पे एग्री नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे रीजन है कि बहुत सारे कंट्री उनका क्या नाम रहेगा कि अगर मान लो हमको कॉर्पोरेट करना है तो यहाँ पे जो यहाँ पे आइस का यहाँ पे जो बर्फ पिघलेंगे तो उसके लिए यहाँ पे किसको कितना कॉस्ट यहाँ पे करना होगा, उस पे एक साथ बहुत सारे कंट्री नहीं आ पा रहे हैं या फिर जितने बेनिफिट्स हैं जो पहले कंट्रीज यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज हो रखे हैं, तो जाहिर सी बात है जो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो रखा है वो वहीं ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट शेयर करेगा। अब देखो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहां पे हुआ, यूरोप में हुआ। तो यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिस कारण से वो क्या कंट्री अभी के टाइम पर डेवलप हो रखा है। तो वो कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, वो क्या करेगा यहाँ पे सस्टेनेबल यूज का जो तरीका है वहां पे उसका इस्तेमाल करेगा लोग, ताकि यहाँ पे क्या हो सके वो ज्यादा यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन ना करे। पर मान लो जो कंट्रीज जो गरीब हैं, जो अफ्रीका के या फिर एशिया के जो गरीब कंट्रीज हो गए वो तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए, तो वो तो अभी डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिस्ट में है। तो उनको भी एक टाइम पर यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, उनको भी डेवलप होना है। तो वो लोग क्या करेगा, लोग उनके पास तो सस्टेनेबल यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है जिस कारण से, या फिर उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो लोग सस्टेनेबल वे में यहाँ पे अपने कंट्री को यहाँ पे ग्रो कर पाए। तो जिस कारण से क्या होगा, ज्यादा कार्बन एमिशन होगा। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक रोल ये प्ले कर सकता है कि जो कंट्रीज पहले यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, जो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो रखे हैं, उनको बोले कि अब इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में तुम मदद करो। इंडिया का भी जैसे क्या नाम है, यहाँ पे अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रहा था शायद COP 28 या 27 में। इंडिया का क्या नाम था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर अमेरिका ये सब हो गया, वो क्या करेगा यहाँ पे, या तो जो लीस्ट डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सहायता करे, अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे ताकि ये कंट्री भी यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाए। नहीं तो उनको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे पैसा देना या फिर पैसा दे, नहीं तो वो कंट्री जैसे यहाँ पे अपने देश को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं तो उसमें उनको रोके ना। तो ये ऐसा कहना इंडिया का था। तो इसी पे जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं एक साथ नहीं आ पाते हैं, तो जिस कारण से क्या होता है यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बन पाता है, या फिर बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे दो कंट्रीज एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे, वहां पे बात हो जाएगा, एक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा, पर जो एक कंट्री रहेगा यहाँ पे धोखा दे देगा। तो अगर मान लो ये सब होगा तो इन सब सिचुएशन में इसको डील कौन करेगा, तो हमको इसमें किस चीज का जरूरत पड़ेगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। It can provide mechanism, rules and bureaucracy to help member to have more confidence that cost will be shared properly, that the benefits that benefit government. We shall try answer this question at the end of this chapter. अब देखो जो अभी मैं समझाया वही यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करेगा यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं उनका जो सवाल रहेगा उसको यहाँ पे आंसर करने में
इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब देखो आगे बढ़े लोग, उससे पहले यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन है उसके बारे में यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइमलाइन दे रखा है, ये हम लोग जान ले। तो सबसे पहले क्या है, 1941 अगस्त में क्या होता है, साइन किया जाता है अटलांटिक चार्टर, किसके किसके द्वारा, यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के बीच में। अब उसके बाद क्या होगा, 1942 जनवरी का मंथ है यहाँ पे, जो 26 अलाइड नेशन फाइट कर रहे थे लोग एक्सिस पावर के खिलाफ, वो यूएस का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहां पे मिलेगा लोग, और यहाँ पे अटलांटिक चार्टर को सपोर्ट करेगा लोग, और यहीं से क्या यहाँ पे साइन किया जाएगा डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, अटलांटिक चार्टर को यहाँ पे साइन किया जाएगा और यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे डिक्लेरेशन किया जाएगा। अब देखो 26 अलाइड नेशन कौन है, जो यूरोप, जो यहाँ पे बेसिकली यूके, यूएस, यूएसएसआर, ये सब के साइड में जो कंट्रीज थे वो यहाँ पे मिलते हैं। और किसके खिलाफ लोग लड़ाई था यहाँ पे, एक्सेस पावर। तो एक्सेस में कौन हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में, यहाँ पे जर्मनी, जापान और इटली। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1942 दिसंबर में क्या हो रहा है, तेहरान कॉन्फ्रेंस में डिक्लेरेशन ऑफ द 3 पावर्स, यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। अब इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि ये जो 3 यहाँ पे पावरफुल उस समय कंट्री है, यूएस, ब्रिटेन और यूएसएसआर, ये तेहरान कॉन्फ्रेंस में डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हाँ यूनाइटेड नेशन को यहाँ पे क्या बनाया ही जाएगा। आगे चलकर 1945 फरवरी में क्या हो रहा है, याल्टा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, द बिग 3, वहीं बिग 3 कौन है यहाँ पे, यूएस, ब्रिटेन और यूएसएसआर। तो बिग 3 के जो उस समय रिप्रेजेंटेटिव थे, हेड के, एक यूएस के रूजवेल्ट हो गए, यूके के चर्चिल हो गए और सोवियत यूनियन के स्टालिन हो गए। ये लोग डिसाइड करता है लोग, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्या करेगा लोग, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे यहीं पे बोला जाएगा कि इसका नाम यूनाइटेड नेशन होगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जहाँ पे जितने भी कंट्रीज होंगे क्या करेगा लोग, यहाँ पे एक साथ आएगा लोग और बात करके कोई भी इशू रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर वैसा कोई हम लोग जो वर्ल्ड वॉर जैसा लड़ाई है उसको हम लोग यहाँ क्या कर सके, यहाँ पे प्रिवेंट कर सके। फिर सेम 1945 में ही अप्रैल और मई में क्या होगा, द 2 month लॉन्ग यूएन नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सैन फ्रांसिस्को। अब देखो अप्रैल से मई के बीच में 2 महीने का यहाँ पे यूएन कॉन्फ्रेंस होगा, जहाँ पे कहाँ पे होगा, ये यूनाइटेड सैन फ्रांसिस्को में। अब 26 जनवरी 1945 में क्या होगा, साइनिंग ऑफ यूएन चार्टर बाय 50 नेशन, पोलैंड साइन ऑन 15 अक्टूबर, सो द यूएन वाज हैज 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर। अब देखो 26 जून 1945 को क्या होगा, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था इसको फाइनली यहाँ पे साइन कर दिया जाएगा 50 देशों को द्वारा। कब साइन किया जाएगा, 26 जून को। पर आगे चलकर 15 अक्टूबर को यहाँ पे पोलैंड साइन कर लेगा, क्योंकि उस टाइम पे पोलैंड के जो हेड के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास ऑथराइज पावर नहीं था, क्योंकि पोलैंड उस समय जर्मनी के अंडर में आ चुका था। अब आगे यहाँ पे क्या बता रखा है कि फाइनली चार्टर साइन कर लिया जाएगा कब, 26 जून 1945 को। पर जब चार्टर को जो कोई भी कंट्री यहाँ पे क्या करे, अपने देश में जाकर इंप्लीमेंट करेगा लोग, तो चार्टर क्या हो जाता है, यहाँ पे इफेक्ट में आ जाता है। तो फाइनली यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाउंड हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग क्या यूनाइटेड नेशन को यहाँ पे यूएन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं लोग 24 अक्टूबर को। और इंडिया यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन करेगा, 30 अक्टूबर 1945। अब यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। The First World War encouraged the world to invest in an international organization to deal with conflict. Many believed that such an organization would help the world to avoid war. As a result, League of Nations was born. However, despite the initial success, it could not prevent Second World War 39 to 45. Many people died and were wounded in this war than ever before. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, यहाँ पे 1914 से लेकर 1918-19 तक, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब 1919 में साइन नहीं हो गया था तब तक, तो उस तब के टाइम पीरियड को हम लोग मान सकते हैं। तो उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे वर्ल्ड के जो लीडर थे उनको ये लगा था कि हमको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा ताकि ऐसा चल के दोबारा लड़ाई हमको देखने को ना मिले। तो उसके लिए हम यहाँ पे लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन होगा, वो भी 1919 के ट्रीटी ऑफ वर्साइल से निकल कर आता है। तो जो लीग ऑफ नेशन बनाया जाएगा इसलिए बनाया जाएगा ताकि इन फ्यूचर कोई भी यहाँ पे दूसरा ऐसा वर्ल्ड वॉर ना हो। पर यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन स्टार्टिंग में बहुत सारे वॉर को रोकने में यहाँ पे सक्षम हो पाता है, पर आगे चलकर फाइनली ये फेल हो जाएगा जब वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे ब्रोक आउट हो जाएगा, जो कब से कब तक चलेगा, 1939 से लेकर 1945 के बीच में, जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे मरेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होंगे, घायल होंगे, एज कंपेयर टू जो पिछला वॉर हुआ था अभी तक के हिस्ट्री में उससे। अब देखो, द यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
देखो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन है ये कब फाउंड किया गया था, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे खत्म होगा उसके बाद में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन रखा जाएगा, कब, 1945 में। अब आगे है The organization was set up through the signing of United Nations Charter by 51 states. It tried to achieve that the league could not between the two world war. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन है इसको सेटअप किया गया था कब, जब यूएन चार्टर को 51 कंट्री के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया था, और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो लीग ऑफ नेशन यहाँ पे जो चीज अचीव नहीं कर पाया था उन चीजों को कौन यहाँ पे अचीव करेगा, यूएन करेगा। यानी लीग ऑफ नेशन यहाँ पे दूसरा वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाया, तो अब यूनाइटेड नेशन का काम रहेगा कि आगे चलकर मतलब यहाँ पे जो वर्ल्ड है इसमें तीसरा यहाँ पे विश्व युद्ध ना हमको देखने को मिले। The UN objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among the states. It was founded with the hope that it would act to stop the conflict between states escalating into the war and if war broke out to limit the extent of hostilities. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था बनाने को लेकर यहाँ पे था कि जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, उसको हम क्या करें, रोक सके, और बहुत सारे कंट्री है उनके बीच में यहाँ पे किया जाए, यहाँ पे कॉपरेशन किया जाए, वो मिलकर यहाँ पे काम करे। और साथ में क्या है, इस होप में भी बनाया गया था कि अगर मान लो, पहली बात तो यहाँ पे किसी भी कोई भी देश यहाँ पे लड़े ना एक दूसरे से, पर अगर कोई देश यहाँ पे एक दूसरे से लड़ ले रहा है तो उसको इसमें हम क्या कर सके, ये जो लड़ाई होगा उसका जो यहाँ पे लिमिट होगा उसको हम बहुत सारा जो उसके स्कोप को कम करके रखें ताकि ज्यादा बड़े लिमिट पे ये लड़ाई यहाँ पे फैल ना जाए, जिस कारण से क्या होगा यहाँ पे कि जो यहाँ पे दोनों कंट्री को जो दोनों कंट्री को यहाँ पे उसका डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, या फिर जो कंट्री से प्रभावित होंगे उसको हम क्या कर सकें, यहाँ पे कम से कम कर सकें। यानी लड़ाई में अगर मान लो कोई कंट्री एक दूसरे पे यहाँ पे हमला कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हमला कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस कंट्री के भी आर्मी वाले या फिर उसके सिविलियन मरेंगे, उसके ही मरेंगे। तो सेम इसीलिए बनाया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन रहेगा, तो अगर मान लो दो कंट्री में यहाँ पे लड़ाई हो जाएगा तो क्या किया जाएगा कि लड़ाई को हम लोग यहाँ पे कम से कम कर सके, ताकि क्या दोनों साइड में यहाँ पे जो यहाँ पे हानि पहुंचे वो यहाँ पे हम लोग क्या कर सके, कम कर सके। Furthermore, since conflict often arose from the lack of social and economic development, the UN was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world. अब देखो यहाँ पे एक और चीज बताया जा रहा है कि बहुत सारे देशों में यहाँ पे लड़ाई इसलिए हो जाता है, जैसे कोई कंट्री यहाँ पे हमला नहीं करेगा पर आप उस देश के लोग ही आपस में लड़ने लगेंगे, तो उसको हम लोग क्या यहाँ पे बोलते हैं लोग, सिविल वॉर, जिसको गृह युद्ध भी बोला जाता है। तो वो किस लिए होता है, ताकि क्योंकि उस कंट्री में यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, यानी लोग बहुत पीछे रहते हैं, जिस कारण से क्या लोग यहाँ पे सरकार के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। तो यूनाइटेड नेशन को इसलिए बनाया गया है कि क्या किया जा सके, जो कंट्री यहाँ पे लीस्ट डेवलप है उनको यहाँ पे सहायता किया जाए, यहाँ पे उनको फाइनेंशियली या फिर सोशली उनको सहायता कर कर हम क्या कर सके, उस कंट्री के रीजन को भी हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सके। By 2011, the United Nations had 193 member states. This included almost all independent states. अब देखो 2011 तक आखिरी जो यूनाइटेड नेशन में कोई कंट्री यहाँ पे जुड़ा है वो कौन है, साउथ सुडान। तो उसको लेकर यहाँ पे टोटल यूएन के कितने मेंबर कंट्री हो गए, 193। और उसके बाद क्या है, इन जनरल असेंबली ऑल मेंबर हैव वन ईच वोट। इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर, दिस आर यूनाइटेड नेशन, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना। दिस स्टेट वर सेलेक्टेड एज परमानेंट मेंबर बिकॉज दे वर द मोस्ट पावरफुल इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड बिकॉज दे कंस्टिट्यूटेड द विक्टर्स इन द वॉर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन में अलग अलग 6 ऑर्गन है, तो 6 ऑर्गन कौन से यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल, चौथा हो गया सेक्रेटरीट, पांचवा हो गया यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का छठा मेंबर जो हमको देखने को मिलेगा
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक यानी यूएन इकोसॉक। तो ये 6 इसके क्या है यहाँ पे टोटल मेन 6 ऑर्गन है। तो यहाँ पे जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन का, जनरल असेंबली में जितने भी वर्ल्ड के लीडर है क्या यहाँ पे एक साथ मिलता है लोग, और हर साल सितंबर अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे वो लोग मिलेगा लोग, यहाँ पे बात किया जाएगा अपने अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को, यहाँ वो लोग क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितने भी कंट्रीज है उसके मेंबर है, यानी 193 कंट्रीज टोटल यूएन के मेंबर है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी टोटल 193 कंट्रीज उसके मेंबर है, और सभी कंट्री को यहाँ पे 1 वोट दिया गया है, यानी 1 कंट्री इज इक्वल टू 1 वोट। पर जो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सिर्फ टोटल मेंबर वैसे 15 होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं, यहाँ पे हर 2 साल बाद वहां पे उन नॉन परमानेंट मेंबर का यहाँ पे सीट जाता है, फिर कुछ नए कंट्री उसके मेंबर बनेंगे। पर यहाँ पे 5 ऐसे परमानेंट मेंबर जो हमेशा से इसके पार्ट बने रहेंगे। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन हो गया यानी यूनाइटेड स्टेट्स हो गया यानी अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस हो गया, और फिर चाइना हो गया। अब देखो ये परमानेंट मेंबर इसलिए हैं क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो ये कंट्री यहाँ पे पावरफुल निकले थे, और साथ में यही वो कंट्री थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे जीते थे। पर जो यहाँ पे चाइना का सीट था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनएससी में, ये सीट पहले इंडिया को ऑफर हुआ था, पर उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी इस सीट को चाइना को दे दिए। अब देखो आगे क्या बता रखा है, the UN most visible public figure and the representative head the Secretariat General. The present Secretariat General Antonio Guterres. He is the 9th Secretariat General of the United Nations. अब देखो यहाँ पे he took over as the Secretariat General on 1 January 2017. He was the Prime Minister of Portugal between 1995 to 2002 and the UN High Commissioner for Refugee between 2005 to 2015। अब यहाँ पे देखो क्या बता रखा है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो मेन हेड के रूप में हम लोग जो विजिबल फिगर होते हैं जो सबको मतलब दिखेंगे ऐसे कि हेड है, तो वो कौन हो गए यहाँ पे सेक्रेटरीट जनरल के यहाँ पे हेड वो कौन है यहाँ पे एंटोनियो गुतेरेस हो गए। ये 9th नंबर के सेक्रेटरीट जनरल हैं और ये कब से बने हुए हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2017 से लेकर अभी तक यही है। पहले ये जो एंटोनियो गुतेरेस थे ये जो पोर्तुगल कंट्री है उसके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कब से कब तक 1995 से लेकर 2002 तक। उसके बाद आगे चलकर यूनाइटेड नेशन का ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, तो उसके भी ये क्या पहले हेड रह चुके हैं कब से कब तक 2005 से लेकर 2015 तक। The United Nations consists of many different structure and agency. War and peace and differences between member states are discussed in General Assembly as well as Security Council. अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन है ये बहुत सारे अलग अलग इसके अलग अलग स्ट्रक्चर है और अलग अलग बहुत सारे एजेंसियां हैं। तो यहाँ पे साथ में ये बता रखा है कि जो वॉर यहाँ पे कोई भी वॉर या फिर पीस का जो बात या फिर किसी भी 2 कंट्री है उनके बीच में कोई यहाँ पे डिफरेंसेस होगा तो उनके इश्यू को कहाँ पे सुना जाएगा, जनरल असेंबली में भी सुना जाएगा जिसमें टोटल 193 मेंबर कंट्रीज है और साथ में सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुना जाएगा जिसमें कितने टोटल 15 मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर। अब यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक्स इशू आर डेल्ट विद बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ एंड द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को अमॉन्ग दिस। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोशल या फिर इकोनॉमिक इशू है वो कौन यहाँ पे सुनने का काम करता है, तो ये जो यहाँ पे अलग अलग इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज एजेंसी है या फिर ऑर्गन तो नहीं, ऑर्गन तो चाहिए है उसके स्पेशलाइज एजेंसी है वो ये जो है वो क्या करेंगे इन सब मैटर पे ध्यान किसका रहेगा, इनका रहेगा। अब बेसिकली हम लोग अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पढ़े यूनाइटेड नेशन के बारे में जो यहाँ पे उसका जो फॉर्मेशन था कुछ बेसिक था और उसका किस मैटर में क्या रोल है ये हम लोग पढ़े लोग अच्छे से। यूनाइटेड नेशन के हर एक ऑर्गन के बारे में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लोग, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर किसी को वो पढ़ना है। बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो यहाँ पे क्लैट एलेट या फिर CUT के लिए जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उनके लिए है। पर ये चैप्टर इसलिए CUT के इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर के रूप में है, तो कुछ क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है जो हम लोग उसमें नहीं पढ़े हो। तब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि अब हम लोग यहाँ से शुरू कर लेंगे लोग जो हमारे इस चैप्टर का जो मेन चीज है कि रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन आफ्टर कोल्ड वॉर, यानी जब यहाँ पे 1941 में कोल्ड वॉर खत्म होगा USSR के डिसइंटीग्रेशन से, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में यहाँ पे रिफॉर्म लाने का जरूरत रहेगा, उसी बारे में अब हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं।
रिफॉर्म एंड इंप्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, बदलाव करना या फिर अपने आप को इंप्रूव करना, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या है, वो एक फंडामेंटल चीज है ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को यहाँ पे इवॉल्व कर सके और या फिर अपने आप को और अच्छा बना सके। The United Nations is no exception. In recent years, there have been demand to reform of the world body. However, there is a little clarity and consensus on the nature of reform. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेम यूनाइटेड नेशन पे भी ये चीज लागू होता है कि रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन में भी या फिर उसको इंप्रूव करने का जरूरत है। तो यहाँ पे खासकर अभी जो रिसेंट ईयर है या फिर पिछले कुछ सालों में यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड आ रहा है कि जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन बॉडी है यहाँ पे रिफॉर्म लेकर आया जा सके, पर यहाँ पे किस टाइप का रिफॉर्म लेकर आया जा सके ये अभी भी एक मतलब उतना क्लियरिटी नहीं आ रखा है, थोड़ा सा क्लियरिटी। और साथ में बहुत सारे ऐसे ऐसे कंट्री है जो यहाँ पे एक साथ यहाँ पर आके एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमको रिफॉर्म करना भी है तो कैसा करना है, या फिर कोई कंट्री रिफॉर्म होने के बाद उसका मेंबर बन रहा है तो उसके मतलब अपोजिशन में कोई बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे आ जा रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे मत नहीं बन पा रहा है। The basic kind of reform faced the United Nations, the reform of the organization structure and processes, and a review of the issue that fall within the jurisdiction of the organization। अब देखो जो दो बेसिक काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन में यहाँ पे यूएन जो रिफॉर्म फेस कर रहा है, पहला क्या यहाँ पे है कि जो यूनाइटेड नेशन के अलग अलग यहाँ पे जो ऑर्गन बॉडीज है उसके स्ट्रक्चर रिफॉर्म और साथ में जो उसका काम करने का तरीका है उसमें रिफॉर्म लेकर आना है। और साथ में जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में बहुत सारे इशू आते हैं उस इशू को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए भी हमको यहाँ पे क्या करना है, रिफॉर्म करना है। ऑलमोस्ट एवरीवन इज एग्रीड दैट बोथ एस्पेक्ट ऑफ रिफॉर्म आर नेसेसरी। व्हाट दे कैन नॉट एग्री ऑन इज प्रीसिसली इज व्हाट टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इट टू बी डन। अब देखो इन दो चीजों पे सबका यहाँ पे क्या है कि सब यहाँ पे मान गए कि हाँ रिफॉर्म तो करना है, पर माने किस चीज पे नहीं है कि उसको करना कब है, कैसे करना है। इन दो चीज पे अभी भी जो कंट्रीज मेंबर है वो नहीं माने हैं। On the reform of the structure and processes, the biggest discussion have been on functioning of the Security Council. Related to this has been the demand for an increase in United Nations Security Council permanent and non-permanent members, so that the realities of the contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization। अब देखो एक मतलब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर और प्रोसेस में यहाँ पे और जो यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे काम करने के तरीके में यहाँ पे जो रिफॉर्म का मांग किया जा रहा है उसमें से एक बड़ा सा मांग ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सिर्फ अभी तक कितने 15 मेंबर है, यानी 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो बहुत सारे कंट्रीज है उनका ये कहना है कि अब इसको हमको चेंज करने का समय आ गया है, हमको इसमें जो परमानेंट मेंबर है उनको भी और इसमें ऐड करना है और जो नॉन परमानेंट मेंबर का यहाँ पे सीट है उसको भी हमको क्या करना है, यहाँ पे बढ़ाना है। In particular, there are proposal to increase member from Asia, Africa and South America। अब देखो खासकर से यहाँ पे जो शेयर मतलब कंट्री का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जाता है यूएनएससी में, तो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से जो कंट्री है इन रीजन के कंट्री का मांग है कि जो यहाँ पे क्या किया जा सके, यूएनएससी में यहाँ पे सीटों को यहाँ पे बढ़ाया जाए। बियॉन्ड दिस द यूएस एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट इंप्रूवमेंट इन द यूनाइटेड नेशन बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ये किनका क्या नाम है कि यहाँ पे सीट बढ़ना चाहिए, ये जो यहाँ पे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज है उनका। पर जो यूएस या फिर जो उसके वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप के कंट्रीज हो गए उनका क्या है कि यूनाइटेड नेशन किस में इंप्रूवमेंट लेकर आए, जो यहाँ पे बजटरी प्रोसीजर है कि किस कंट्री का कितना यहाँ पे शेयर रहेगा पैसा देने का यूनाइटेड नेशन के काम करने में, उसमें या फिर काम करने के यूनाइटेड नेशन के तरीका में यहाँ पे हम लोग क्या लेकर आए, यहाँ पे रिफॉर्म लेकर आया जाए। On the issue to be given greater priority or to be brought within the jurisdiction of the UN, some countries and experts want the organization to play a greater role or more effective role in peace and security mission, while other wants its role to be confined to development and humanitarian work, health, education, environment, population control, human rights, gender and social justice। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कुछ कंट्रीज या फिर एक्सपर्ट है पूरे वर्ल्ड में, उनका क्या कहना है कि यूनाइटेड नेशन क्या करे यहाँ पे और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सके किस चीज में, यहाँ पे पीस और पीस फैलाने में, और जो यहाँ पे वो सिक्योरिटी मिशन भेजता है लाइक पीस कीपिंग फोर्स के रूप में, अगर किसी कंट्री में यहाँ पे लड़ाई हो जाता है तो उसको यहाँ पे क्या कर सके यूनाइटेड नेशन और अच्छे से उसमें काम करे।
दूसरे लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं उनका ये क्या नाम रहता है कि यूनाइटेड नेशन इस पे ज्यादा ध्यान ना देकर ऐसे कामों पे ध्यान दे जिसमें वो यहाँ पे क्या हो, जो मानवता से रिलेटेड काम है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर और सोशल जस्टिस। Let us look of the both sides of the reform with an emphasis on the reform of the structure and processes। अब यहाँ पे बता रहा है कि अब हम लोग आगे, अब इस चैप्टर में आगे किस जो दोनों टाइप के रिफॉर्म के बारे में यहाँ पे मांग किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। The United Nations was established in 1945 after immediately after Second World War। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कब बना है यहाँ पे। The way it was organized and the way it was function reflected the realities of the world politics after Second World War। After the Second World War, after the Cold War, those realities are different। Here are the some of the changes that have been occurred। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया था 1945 में, दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में, तो यूनाइटेड नेशन था उस समय के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो भी वहाँ पे चेंजेस था उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट करता था, वो उन इशू को लेकर यहाँ पे काम करता था। पर अब जो अभी का टाइम पीरियड है, जो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद का 1991 के बाद से बहुत सारे जो यहाँ पे चीज है वर्ल्ड में चेंज हो गई है, तो यूनाइटेड नेशन को भी क्या करना चाहिए, यहाँ पे चेंज करना चाहिए। तब वहाँ पे यही बता रखा है कि अब कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो 1945 में था वो नहीं है 1991 के बाद में। तो पहले क्या रखे, पहले क्या दे रखा है कि अब अभी के टाइम कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या है, जो सोवियत यूनियन है उसका क्या हो चुका है, यहाँ पे कोलैप्स हो चुका है, यानी सोवियत यूनियन यहाँ पे जो कंट्री एग्जिस्ट करता था वो नहीं है। अब एक सिर्फ मात्र यूएस एकमात्र ऐसा सुपर पावर बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या है, द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। अब देखो जो सोवियत यूनियन का मेन यहाँ पे उत्तराधिकारी था, यानी आगे चलकर जो रसिया बनता है, वो उसका रिलेशन अभी के टाइम में यूएस के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है, जो उस समय पे नहीं था। फिर आगे क्या है, चाइना अभी के टाइम पर एक इमर्जिंग पावर है, सुपर पावर के रूप में आ रहा है, और इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो उस टाइम पे उस कंडीशन में नहीं था सब। इकोनॉमिक्स ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। जो जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उनका जीडीपी ग्रोथ बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा स्पीड से यहाँ पे ग्रो करते जा रहा है। मेनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइन्ड द यूएन एज दे बिकम इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बहुत सारे जो पहले सोवियत यूनियन में कितने कंट्री थे, 15 कंट्री थे। तो जब सोवियत यूनियन के यहाँ पे डी इंटीग्रेशन होगा तो जितने भी कंट्रीज 15 अलग अलग कंट्रीज बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, आगे चलकर यूनाइटेड नेशन के अब वो पार्ट बन चुके हैं। अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट द वर्ल्ड, जेनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एपिडेमिक्स। अब देखो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे क्या क्या रखे हैं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो उस समय पे नहीं था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेनोसाइड है, यहाँ पे सिविल वॉर है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, टेररिज्म का इशू आ रखा है, उसके बाद में जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, यानी वर्ल्ड वॉर अभी के टाइम में कुछ कंट्रीज यहाँ पे उनके पास न्यूक्लियर वेपन हो गया है। फिर क्लाइमेट चेंज का इशू हमको देखने को मिल रहा है, इन्वायरमेंट यहाँ पे खराब हो रहा है, और एपिडेमिक्स यहाँ पे फैल रहा है। तो ये सब रियलिटीज अभी के टाइम में यूनाइटेड नेशन को क्या यहाँ पे फेस करने को मिल रहा है, जो कि जो प्रेजेंट डे यूनाइटेड नेशन का काम करने का तरीका है वो इन चीजों को अच्छे से डील करने में यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। In this situation, in 1989, as the Cold War was ending, the question facing the world was: is the UN was doing enough? Was it equipped to do what it required? What should it be doing and how? अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब 89 के बाद से ही कोल्ड वॉर यहाँ पे खत्म हो रहा था, फाइनली 91 में वो खत्म हो जाएगा। 89 के बाद से ही कोल्ड वॉर क्यों खत्म होगा, क्योंकि जो बर्लिन का वॉल था वो यहाँ पे फॉल हो जाएगा, जब जर्मनी दो भाग में यहाँ पे क्या था, डिवाइडेड था। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं लोग। तो यहाँ पे उस टाइम पीरियड के बाद से ही जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, तो पहला क्या था कि यूनाइटेड नेशन यहाँ पे सही से काम कर पा रहा है, या क्या यूनाइटेड नेशन के पास उसके पास वो यहाँ पे पावर है जो वर्ल्ड आगे चलकर फेस करने वाली है उसको वो सॉल्व कर सके। उसके बाद क्या है कि अगर नहीं है या फिर कोई नया चेंज आ रहा है तो उसको कैसे यहाँ पे काम करना चाहिए, या फिर वो कर भी रहा है कि नहीं। अब उसके साथ यहाँ पे क्या दे रखा है कि व्हाट रिफॉर्म आर नेसेसरी टू मेक इट वर्क बेटर, या फिर ऐसे कौन कौन से बदलाव लेकर आने चाहिए हमको ताकि यूएन अच्छे से काम कर सके। फॉर द पास्ट डेकेड एंड हाफ मेंबर स्टेट हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड सेटिस्फैक्टरी एंड प्रैक्टिकल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखो पिछले यहाँ पे 15 सालों से अब तो 20-25 सालों से यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन के जितने ही मेंबर कंट्रीज हैं वो यहाँ पे इसका आंसर ढूंढ रहे हैं कि जो ऊपर अभी सवाल उठाया गया है कि क्या यूनाइटेड नेशन सही से काम कर पा रहा है इन सब चीजों को लेकर। तो अब क्या दे रखा है यहाँ पे, रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस।
अब देखो यहाँ पे क्या है, वाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज वाइड स्प्रेड सपोर्ट, गेटिंग एग्रीमेंट ऑन व्हाट टू डू इज डिफिकल्ट। अब देखो रिफॉर्म करना, इसको लेकर सभी कंट्री का यहाँ पे सपोर्ट है, पर यहाँ पे एक सभी कंट्री एक साथ आ पाए, कैसे करना है, किस वे में करना है, उस चीज पर अभी भी एक एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है, जिस कारण से क्या है, डिफिकल्ट है अभी। लेट अस एग्जामिन द डिबेट ओवर रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो अब हम लोग इसी के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं लोग कि यूएनएससी में जो रिफॉर्म को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है उसके बारे में। इन 1992 the United Nations General Assembly adopted a resolution. The resolution reflected three main complaints. अब देखो जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है वो 1992 में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करता है, उसमें बेसिकली तीन मेन कंप्लेन को यहाँ पे वो शो करता है। पहला क्या है, द सिक्योरिटी काउंसिल इज नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स रियलिटीज। पहला क्या दिक्कत है यहाँ पे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर का जो 5 सीट है वो अभी के टाइम पे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें परमानेंट मेंबर अफ्रीका का कोई कंट्री नहीं है, साउथ अमेरिका के कोई कंट्री उसके मेंबर नहीं है, एशिया से सिर्फ एक देखा जाए तो चाइना है, जबकि यहाँ पे इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर है, साथ में जापान है, फिर उसके अफ्रीका से साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका से ब्राजील, ये सब हो गया। वो क्या है, ये सब कंट्री अभी के टाइम पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे अच्छे से पूरे कंट्री वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या है कि its decision reflect only western values and interest are dominated by a few power। अब देखो आगे दूसरा कंप्लेन यहाँ पे ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का अधिकतर जो फैसला रहता है ये किसके पक्ष में रहता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यानी यूएस और उसके अलाइज यूरोप के हो गए उनके पक्ष में रहता है। फिर तीसरा क्या है कि इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। फिर यहाँ पे वो है कि यूनाइटेड नेशन में जो मेंबर हैं वो सबको बराबर का यहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया है। अब देखो ये तीन जो मेन कंप्लेन था इसको 1992 के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में इसको अडॉप्ट किया गया था। इन द व्यू ऑफ दिस ग्रोइंग डिमांड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द यूएन, ऑन 1 जनवरी 1997 यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इन हाउ यूनाइटेड नेशन शुड बी रिफॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे रिफॉर्म के बारे में बात किया जा रहा था, तो इन सब क्वेश्चन के बीच में ही इस डिमांड के बीच में ही 1 जनवरी 1997 को ये जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान थे, एक ये क्या करते हैं यहाँ पे इंक्वायरी बैठाते हैं जिसमें रहता है कि यूनाइटेड नेशन को कैसे रिफॉर्म किया जाए। हाउ फॉर इंस्टेंस शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर भी चूज है। फिर बता रखा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो और मेंबर परमानेंट मेंबर को ऐड करना है तो उनको कैसे हमको किन कंट्री को चुनना है, वो प्रक्रिया क्या रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बैठाया गया। अब देखो यहाँ पे वही है कि इन द year since then the following are the some of the criteria that have been proposed for a new permanent and non-permanent member of the security council. A new member it has been suggested should be। अब देखो उसके बाद से ही कुछ ऐसे क्राइटेरिया को यहाँ पे रखा गया है कि अगर किसी न्यू कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देना है तो ये कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, ये सजेस्ट किया गया है। पहला क्राइटेरिया क्या है, वो कोई भी एक कंट्री हो क्या हो यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक पावर हो। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग लेकर चलते हैं, इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पावर है क्योंकि इंडिया भी वर्ल्ड में जीडीपी में 4th नंबर पर आता है। उसके बाद क्या है, अ मेजर मिलिट्री पावर, कोई भी एक कंट्री ऐसा होना चाहिए जिसके पास मिलिट्री पावर क्या हो, वो मतलब अच्छा खासा हो, इंडिया भी है। उसके बाद क्या है, अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड बजट, यूएन बजट। अब देखो यूनाइटेड नेशन का जो बजट रहता है यानी यूनाइटेड नेशन कैसे काम करेगा, तो जितने भी कंट्रीज है वही पैसा देते हैं, उसमें क्या हो वो कोई भी एक कंट्री हो क्या कर सके उसमें अच्छा खासा एक पैसा वो दे यूएन को काम करने को लेकर। तो इंडिया यूनाइटेड नेशन में जितना पैसा जाता है उसका 2.2% के समथिंग के अराउंड में इंडिया पैसा देता है। फिर आगे क्या है, अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इंडिया के लिए क्राइटेरिया फिट करता है क्या कि एक ऐसा देश होना चाहिए जिसका पॉपुलेशन साइज ज्यादा हो। उसके बाद क्या है, अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। एक ऐसा देश होना चाहिए जो यहाँ पे किस चीज को रिस्पेक्ट करे, लोकतंत्र को, और साथ में जो बेसिक मानव अधिकार है उसको भी यहाँ पे क्या करे, उसको रिस्पेक्ट करे। इंडिया भी करता है। आगे क्या है, अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। अब देखो यहाँ पे फिर क्या दे रखा है कि एक ऐसा कंट्री होना चाहिए जो यहाँ पे क्या करे, एक ऐसा कंट्री यहाँ पे होना चाहिए जो यहाँ पे क्या करेगा कि जो अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे मेंबर बनेगा तो बहुत यहाँ पे क्या करेगा, वो डाइवर्सिटी को शो करेगा, अपने ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चर को। तो इंडिया भी इसमें फिट बैठता है। इंडिया एक मतलब
और भी ऐसे कंट्री है, पर इंडिया मतलब इतना लार्ज इसका पॉपुलेशन है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो ये सब क्या है यहाँ पे इंडिया के अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर है, तो ये सब कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया। तो जो यहाँ पे क्राइटेरिया बैठाया गया, तो इन सब क्राइटेरिया को इंडिया टिक कर रहा है, यूएन बजट में उतना बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको छोड़कर। तो अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन का जो मेजर बजट में उसको कंट्रीब्यूट करता है 2019 के हिसाब से 22% पैसा कौन देता है? यूएन में अगर 100 रुपए जा रहे हैं तो 22 रुपए कौन दे रहा है? यूएस दे रहा है। चाइना कितना दे रहा है? 12, जापान 8.5, जर्मनी 6, यूके 4.5, फ्रांस 4.4, इटली 3.3, ब्राजील 2.9, कनाडा 2.7, रसिया 2.4, कोरिया 2.2, ऑस्ट्रेलिया 2.2। इंडिया कहाँ है यहाँ पे? इंडिया 21 नंबर पे है। सॉरी, इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे? 0.8%, यानी 100 रुपए में से सिर्फ 8 पैसा किसका रह रहा है? इंडिया का कंट्रीब्यूशन रह रहा है। ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है किसी भी कंट्री को यहाँ पे मेंबर बनाने को लेकर। अब देखो आगे क्या है, clearly each of this criteria has some validity. Governments have advantages in some criteria and disadvantage in others depending on their interest and aspiration. अब देखो जितने भी क्राइटेरिया को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो अलग अलग देश है वो बहुत सारे क्राइटेरिया को एक एडवांटेज के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्राइटेरिया में वो फिट बैठ रहा है, या फिर कुछ क्राइटेरिया उनके लिए क्या लेकर आता है यहाँ पे? डिसएडवांटेज लेकर आता है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। Even if they had no desire to member themselves, countries could see that the criteria were problematic. How big an economic or military power did you have to be qualified for Security Council membership? अब देखो, अगर मान लो किसी को मेंबर भी नहीं, इन सब क्राइटेरिया को फॉलो भी कर रहा है, पर यहाँ पे वो मेंबर भी नहीं बनना चाहता है, फिर भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक क्राइटेरिया सेट किया गया इतना सारा जो हम लोग ऊपर पढ़े, ये एक प्रॉब्लमेटिक है। क्यों है? क्योंकि ये कैसे हम लोग पता करेंगे लोग कि कोई कंट्री यहाँ पे बड़ा इकोनॉमिक वे में ज्यादा यहाँ पे ताकतवर है, या फिर उसके पास ज्यादा मिलिट्री पावर है। उसके बाद दे रखा है व्हाट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन वुड एनेबल अ स्टेट टू बाय इट्स वे टू द काउंसिल। अब देखो आगे ये बता रखा है कि यूएन में उस एक कंट्री को कितना पैसा देना पड़ेगा कि उसको यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में क्या यहाँ पे सीट मिल पाए, ये भी यहाँ पे कोई क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। वाज अ बिग पॉपुलेशन एंड एसेट और लायबिलिटी फॉर अ कंट्री ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द वर्ल्ड। अब देखो आगे क्या दे रखा है कि क्या एक मान लो एक कोई कंट्री है जिसके पास एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, तो उसके लिए क्या वो एक एसेट के रूप में या लायबिलिटी के रूप में है? मतलब ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कंट्री का पॉपुलेशन साइज जितना है उसको एक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, तो इतना ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन के कारण एक क्या है उसको अपने लोगों पे पैसा लगाना पड़ेगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा वो उस बजट में उस वे से यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक ये भी चीज प्रॉब्लमेटिक देखने को हमको मिल रहा है कि कैसे किसी को यहाँ पे मेंबर बनाया जा सकेगा। आगे क्या दे रखा है कि if respect for democracy and human rights was criteria, countries with excellent record would be in the line for the member, but would they be effective as council member? अब देखो यहाँ पे बना आगे जो एक क्राइटेरिया क्या दिया गया था कि जो कंट्रीज है क्या यहाँ पे करे, दूसरे कंट्री को यहाँ पे वहां पे डेमोक्रेसी को यहाँ पे सपोर्ट करे, और साथ में क्या करे यहाँ पे कि डेमोक्रेसी और साथ में ह्यूमन राइट्स का क्या करें यहाँ पे उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करें। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो मान लो इतना सारा चार्ट निकल कर आता है जिसमें डेमोक्रेसी रैंकिंग में जो खासकर नॉर्वे, स्वीडन ये सब हो गया, या फिर ह्यूमन राइट्स में भी वो कंट्री टॉप करते हैं, तो क्या जरूरी है अगर वो लोग इन सब क्राइटेरिया में टॉप किया है तो इससे वो लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए? ये सब सवाल कौन उठा रहा है? जो लोग मतलब बेसिकली जो लोग हैं ये सब सवाल उठा रहे हैं ये क्राइटेरिया को लेकर। Furthermore, how was the matter of representation to be solved? Did a equitable representation in geographical terms mean that there should be a one seat from each from Asia, Africa and Latin America and Caribbean? अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि अब आगे हम लोग कैसे इस मैटर को रिजॉल्व करें, जो यहाँ पे हर एक कंट्री को एक सी यूएनएससी में एक मतलब सीट देने का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मतलब ऑथर हैं वो क्या सवाल उठा रहे हैं कि सबको यहाँ पे बराबर का एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, यानी एशिया से एक कंट्री हो, अफ्रीका से एक कंट्री हो, लैटिन अमेरिका से एक कंट्री हो, कैरेबियन रीजन से एक कंट्री हो। Should the representation on the other hand be by region or sub region rather than continents? अब देखो फिर आगे यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि हम लोग ऊपर ऑथर क्या बोल रहे हैं कि क्या सब एक एक सीट यहाँ पे दिया जाए एशिया, अफ्रीका, ये क्या हो गया, ये सब कॉन्टिनेंट है, पर यहाँ पे बोला जा रहा है क्या अब रीजन और सब रीजन वाइज हमको दिया जाए। देखो अब रीजन कौन कौन सा हो गया,
जैसे एशिया के अंडर में ही क्या आता है, जो मिडिल ईस्ट का रीजन है वो आता है, पर वो अलग से सब रीजन इसलिए हो गया क्यों, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट है तो एक अलग से नाम हम लोग उसको बोल रहे हैं। सेम एशिया में ही पूरा जो इंडिया, ये सब इंडिया सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग बेसिकली साउथ एशिया बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, या फिर हम लोग रीजन वाइज कर दे क्या कि जो पूरे वर्ल्ड में रीजन है, रीजन वाइज दिया जाए, एक एक सीट सबको, कॉन्टिनेंट वाइज ना देकर। अब आगे है व्हाट शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय आगे है why should the issue of equitable representation be decided by geography, why not by level of economic development, why not, in other words, give more seats to members of developing world। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या इसका जरूरत क्या है कि हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी यानी रीजन के वाइज में हम लोग किसी को सीट दें, हम लोग क्यों ना किसी कंट्री को इस बेसिस पे सीट दे दे कि वो इकोनॉमिकली पावरफुल है, या फिर क्यों ना इस वे में दे दे कि कोई डेवलपिंग कंट्री है उसको यहाँ पे सीट दे दिया जाए ताकि वो भी क्या कर सके, यहाँ पे डेवलप हो सके। तो आगे क्या है, इवन एयर देयर आर डिफिकल्टीज, द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे आगे बोला गया कि क्यों ना हम लोग ऐसे कंट्री को दे जो इकोनॉमिकली थोड़े पावरफुल हो या फिर डेवलप कर रहे हो, यानी अभी डेवलप नहीं बने पर डेवलपिंग स्टेज में है। पर अब यहाँ पे भी यहाँ पे परेशानी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे, उनका डेवलपमेंट का जो डेवलपिंग नेचर भी है, यानी एक कंट्री डेवलपिंग स्टेज है उसमें यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो मान लो अब किसको देना है ये यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि एक का लेवल डेवलपिंग में यहाँ पर है, उसको डेवलप बनने में इतना टाइम लगेगा, एक यहाँ पर है तो उसको इतना लगेगा, एक यहां पर है तो उसको इतना लगेगा। तो इसमें भी क्या नहीं है, एक कोई फिक्स यहां पे हमको वो नहीं देखने को मिल रहा है कि कोई समानताएं यहां पर उन सब कंट्रीज में नहीं है। What about culture? Should different culture और civilization be given representation in more balanced way? अब देखो आगे फिर ऑथर ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे या फिर हम लोग जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते यूएनएससी में। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या जो अलग अलग कल्चर या फिर सिविलाइजेशन के लोग हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, उनको देना यहाँ पे क्या बैलेंस वे में देना सही है। हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशन और कल्चर गिवन दैट नेशन हैव सो मेनी कल्चर स्ट्रीम विद इन देयर बॉर्डर। देखो वहीं बोला जा रहा है कि ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक देश के अंडर में ही इतने सारे कल्चर के लोग रहते हैं। उस कल्चर के लोग, मान लो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखा जाए, जो यहाँ पे हमको देखने को मिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, तो अब बेसिकली वो सेम कल्चर के लोग जो पाकिस्तान में हमको बलूच रीजन में मिलते हैं, वो बलूच रीजन के लोग हमको ईरान में भी मिल जाएंगे, अफगानिस्तान में भी मिल जाएंगे। या फिर यहाँ पे पश्तून लोग हमको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, वो हमको अफगानिस्तान में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग कल्चर के बेसिस पे देंगे तो एक कल्चर के लोग अलग अलग कंट्री में पाए जाते हैं, तो उसमें भी सीट दे पाना हमको किसी के लिए क्या यहाँ पे ईजी नहीं हो पाएगा। A related issue was to change the nature of membership altogether. Some stated, for instance, that veto power of the permanent member be abolished. Many perceived that the veto to be in conflict with concept of democracy and sovereignty equality in UN and thought that the veto was no longer right or relevant. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट है यहाँ पे, उनका क्या नाम रहता है कि जो यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप का जो नेचर है उसको ही हम लोग चेंज कर दे। अब चेंज कैसे करें, उनका क्या नाम है कि जो यहाँ पे परमानेंट मेंबर को जो वीटो पावर दिया गया है उसी को खत्म कर दिया जाए, उनके पास वीटो पावर रहेगा ही नहीं, तो बहुत सारे कंट्री को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो वीटो पावर गलत क्यों है, क्योंकि वो तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। वीटो पावर अगर कोई भी कंट्री यहाँ पे लगा देगी किसी भी रिजोल्यूशन पे, तो वो रिजोल्यूशन वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट। अगर मान लो 10 के 10 नॉन परमानेंट मेंबर हाँ में वोट करते हैं और 5 में से 4 भी हाँ में वोट करते हैं कि हाँ ये रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, फिर भी अगर एक कोई परमानेंट मेंबर यहाँ पे उसके अगेंस्ट में वीटो पावर लगा दिया तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा। तो यही लोगों का क्या नाम है, ये जो वीटो पावर दिया गया परमानेंट मेंबर को, इसी को हमको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। यानी जो जड़ है वही खत्म हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तब अब देखो उसके पक्ष में ये लोग ये रहता है, लोग क्यों ये गलत है वीटो पावर, क्यों, क्योंकि जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है या फिर इक्वालिटी का, उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे क्या होता है, वीटो पावर है।
और साथ साथ में जो वीटो पावर का अब जो अभी के टाइम पर उसका यहाँ पे रेलेवेंस यहाँ पे अभी के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उस टाइप से बचा नहीं है। इन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर, अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। द चार्टर गेव द परमानेंट मेंबर अ प्रिविलेज पोजीशन टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। द मेन प्रिविलेज ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर आर परमानेंसी एंड वीटो पावर, हम लोग पढ़ चुके हैं। सब मैं बता दिया हूं। द नॉन परमानेंट मेंबर हैव सर्व ओनली फॉर 2 years एट अ टाइम एंड गिव वे आफ्टर द पीरियड टू अ न्यूली इलेक्टेड मेंबर हो चुका है। A country cannot be re-elected immediately after completing a 2 term। अब देखो यहाँ पे यही है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनका टर्म तो 2 साल के लिए रहेगा, उसके बाद वो लोग हटेंगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 साल हो गया तो फिर दोबारा से 2 साल के लिए उन्हीं को यहाँ पे मेंबरशिप मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लगातार किसी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर का सीट नहीं मिल सकता है। The non-permanent member are elected in manner so that they represent all continents of the world। अब देखो यही बता रखा है जो नॉन परमानेंट मेंबर का जो चुनाव होता है वो कैसे चुनाव किया जाता है कि जो वर्ल्ड के पूरे रीजन है उसको क्या ये लोग रिप्रेजेंट करे। आगे यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द नॉन परमानेंट मेंबर डू नॉट हैव वीटो पावर। व्हाट इज वीटो पावर इन टेकिंग डिसीजन। अब देखो यही बता रखा है कि नॉन परमानेंट मेंबर के पास एक डिसएडवांटेज है, उनको वीटो पावर नहीं मिला रहता है। अब आगे समझाया है कि वीटो पावर क्या होता है, तो वीटो पावर के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं। However, the permanent member can veto हो चुका है, निगेटिव हो चुका है, ये सब यहाँ तक हो गया है। पूरा पहले ही मैं वीटो पावर के बारे में अच्छे से समझा दिया हूँ, जिस कारण से अभी मैं नहीं बता रहा। While there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also realization that the permanent member are unlikely to agree to such a reform। अब देखो जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए कि क्या कि लोग वीटो पावर को ही खत्म करने के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर जाहिर सी बात है जिनको वीटो पावर मिल रखा है वो तो नहीं चाहेंगे मेरे से वो चीज छीना जाए। तो यहाँ पे ये बता रखा है Also the world may not be ready for such a radical step even though cold war is over। अब देखो ये भी बता रखा है, पता नहीं ऑथर कैसे बोल रहे हैं कि दुनिया भी इसके लिए अभी तैयार नहीं है कि वीटो पावर का कॉन्सेप्ट छीन लिया जाए कोल्ड वॉर खत्म होने के कारण। उनका अपना सोच होगा। विदाउट द वीटो देयर इज अ डेंजर without the veto there is the danger as in 1945 that the great power would lose interest in a world body that would do what they pleased outside it and without their support and involvement in the body would become ineffective। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे यही बता रहा है कि वीटो पावर अगर हम लोग छीन लेंगे जो जिनको दिया गया है तो उन कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन में बेसिकली उनको फायदा ही क्यों है, क्योंकि उनको वीटो पावर मिला हुआ है और बाकी ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ऐसा टाइप का पावर किसी कंट्री को देता है। तो अगर ऐसा पावर ही छीन लिया जाएगा तो वो कंट्रीज जाहिर सी बात है यूनाइटेड नेशन को उस वे में सपोर्ट नहीं करेंगे। जो पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं यूएन को, देंगे नहीं देंगे। फिर सिनेरियो कैसा हो जाएगा जो 1945 तक था वो वाला सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मेजर पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपना इंटरेस्ट ही इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखेंगे तो ये इफेक्टिव यहाँ पे नहीं बच पाएगा, जिस कारण से ये काम करना अच्छे से काम नहीं अच्छे से कर पाएगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि वीटो पावर 2018 तक, अभी तक जब से 1945 से लेकर 1 जून 2018 तक कौन से कंट्री कितने बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा यूएसएसआर या फिर रसिया कितना बार दोनों मिलाकर किए हैं, 135 बार। यूएस किया 84, यूके किया 32, फ्रांस किया 18, सबसे कम कौन किया है, चाइना 11 बार। अब यहाँ पे क्या है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का यहाँ कहाँ तक इसका किस किस विषय पे या फिर किस किस सब्जेक्ट पे उसका यहाँ पे रोल है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लोग। The question of membership is a serious one. In addition, though, there are more sustainable issues before the world. As UN completed 60 years of its existence, the head of all the member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. The leaders in the meeting decided to following step should be taken to make UN more relevant in the changing context। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन जब अपना यहाँ पे कितना साल का सेलिब्रेट करता है, 60 साल बनने का अपना सेलिब्रेट करता है, तो 2005 में इसके जितने भी मेंबर कंट्री है वहाँ पे मिलेगा लोग और कुछ यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, जिस डिसीजन से अभी के टाइम पर यूनाइटेड नेशन प्रेजेंट जो सोशल चेंजेस है उसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है,
यहाँ पे एक चीज को क्रिएट किया जाता है, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, यानी किसी भी कोई भी देश अगर वॉर से यहाँ पे डिवास्टेटेड हो जा रहा है, यहाँ पे तहस नहस हो जा रहा है, तो यहाँ पे पीस कीपिंग कमीशन पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया जाएगा ताकि उसको उस कंट्री को यहाँ पे हेल्प किया जा सके। आगे क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ऑन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटी। अब उसके बाद देखो एक और यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड नेशन इस चीज में भी काम करेगा, अगर मान लो अपने ही देश की सरकार अपने लोगों को बचाने से यहाँ पे असफल साबित होती है, जब उनके खिलाफ जुल्म किया जाएगा, तो इसमें उसके बाद कौन इसमें रोल मेन प्ले करेगा, यूनाइटेड नेशन उन लोगों को बचाने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल उसी वे में एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कब से फंक्शन कर रहा है, 19 जून 2006 से। आगे क्या है, एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG। अब देखो MDG 2000 में बनाया गया था, जैसे 2000 में जो MDG बनाया गया था उसको यहाँ पे उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया। अब इस MDG को भी रिप्लेस कर यहाँ पे हम लोग जो 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे अडॉप्ट कर रखे हैं लोग, अब वो चल रहा है। ये हमारा जो चीज था 2015 में ही क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, 2000 से ये था। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। अब देखो यूनाइटेड नेशन का एक और क्या यहाँ पे अडॉप्ट किया गया कि यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, किसी भी टाइप के टेररिज्म को यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके और उस साथ में क्या करेगा, उस पे मतलब कड़े रूप से यहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, एक डेमोक्रेसी फंड का यहाँ पे स्थापना किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब देखो ट्रस्टीशिप काउंसिल इसी एथी में बोला गया था, सॉरी इसी चीज में बोला गया था कि ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो चीज है उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये सॉरी ट्रस्टीशिप काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का एक 6 ऑर्गन में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको यहाँ पे बंद किया जाएगा। अब देखो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या था, ऑलरेडी हम लोग अपने उस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं लोग, शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ। ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये काम था, जितने भी उस समय कंट्रीज या कॉलोनाइज थे, कॉलोनाइज मतलब किसी कंट्री के अंडर में थे, जैसे इंडिया भी एक टाइम पे कॉलोनाइज था, ब्रिटिशर के अंडर में था पहले इंडिया, तो उन कंट्री को वैसे देशों से आजादी दिलवाने का काम किसका था, ट्रस्टीशिप काउंसिल का था। तो 1991 1992 आते आते तक क्या हो गया था, ट्रस्टीशिप काउंसिल जितने भी कंट्रीज उस समय तक कॉलोनाइज थे, अलग अलग कंट्री जो उन पे रूल करते थे उनको आजादी दिलवा देता है, तो जिस काम के लिए बना था वो काम यहाँ पे पूरा कर चुका, तो इस कारण से ट्रस्टीशिप काउंसिल को आगे चलकर बंद कर दिया जाएगा। अभी के टाइम पर ट्रस्टीशिप काउंसिल काम नहीं करता है, पर अभी भी उसके मेन ऑर्गन में ये है। It is not hard to see that these are equally contagious issue for UN. What should a peace building commission do? There are any number of conflicts all over the world. Which one should it intervene? It is possible और even desirable for it to intervene in each and every conflict। अब देखो यहाँ पे यही बता रहा है, जो पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है, क्या वो यहाँ पे एक संभव है, एक मतलब ये चीज संभव है क्या कि जितने भी वर्ल्ड में लड़ाई हो रहे हैं उसमें वो क्या यहाँ पे भाग ले सके, उस लड़ाई को रुकवा सके, या फिर सब में नहीं तो किस टाइप की लड़ाई में यहाँ पे भाग लेकर उस लड़ाई को रुकवाने में मदद करेगा। Similarly, what is the responsibility of the international community in dealing with atrocity? अब आगे यही बता रखा है, जो ऊपर चीज अडॉप्ट किया गया था उसी पे अब ऑथर सवाल उठा रहे हैं कि जो एट्रोसिटी लोगों के खिलाफ होता है अपने ही देश में, जो सरकार नहीं उनको बचा पाती है, तो किस टाइप के एट्रोसिटी में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जाकर वहां पे इंटरफेयर करेगा ताकि उनको बचा सके। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड हु शुड डिटरमाइन द लेवल ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वायलेटेड। अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, और आगे ये है कि किस टाइप, अगर मान लो किस टाइप का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसमें जाकर ये क्या करेगा, एक रोल प्ले यहाँ पे कर पाएगा। Given that so many countries are still part of the developing world, how realistic it is for UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in the sustainable development goal। अब देखो आगे ये बता रहा है कि इतने सारे कंट्री यहाँ पे अभी डेवलपिंग फेस में है, तो जो MDG को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को यहाँ पे 2000 में जब अडॉप्ट किया गया था, तो उसको पूरा करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन कैसे कर सकता है काम, जब इतने सारे कंट्रीज अभी डेवलपिंग फेस में है। जाहिर सी बात है, तो वो अभी सस्टेनेबल वे को नहीं चूज कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है उतना, ताकि वो लोग जो सस्टेनेबली यहाँ पे सर्वाइव कर सके।
पर अभी के टाइम पर जो यहाँ पे एमडीजी था उसको वो हो चुका है। अभी के टाइम पर 2030 तक एक यहाँ पे न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के साथ में ही। कैन देयर बी एग्रीमेंट ऑन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, आगे ये दे रखा है कि क्या यहाँ पे एक साथ यूएन के जितने भी कंट्रीज है एक साथ आकर यहाँ पे एक फिक्स डेफिनेशन दे पाएंगे क्या कि किस टाइप का कोई एक्टिविटी होता है उसको हम लोग टेररिज्म बोलेंगे लोग। इस पे भी यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल रहा है टेररिज्म को लेकर। यूनाइटेड नेशन खासकर जब 9/11 हुआ था उसके बाद से यूनाइटेड नेशन क्या कर पाया यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे अपने टेररिज्म को रोकने में, मतलब उतना तो नहीं पर हाँ अच्छे से काम कर पाता है, ताकि जो टेररिस्ट फंडिंग होता है उस सबको ब्लॉक करने में इसका अच्छा खासा मतलब योगदान है। हाउ सेल द यूएन यूज फंड टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। अब आगे ये यूनाइटेड नेशन को जो पैसा मिलेगा वो कैसे क्या करेगा यहाँ पे अपने फंड का इस्तेमाल करेगा लोग डेमोक्रेसी को यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाने के लिए। अब यहाँ पे क्या यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स अभी तक कहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं, मतलब जो मेन पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा भेजा गया है वो यहाँ पे बता रखा है। तो अगर हम लोग देखें पीस कीपिंग फोर्स तो देखो कहाँ भेजा गया है। एक ये कौन सा रीजन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये एशिया का पूरा, ये सॉरी यहाँ तक एशिया हो गया, इधर ये क्या है यूरोप है। ये एशिया का ही पार्ट क्या है, मिडिल ईस्ट का पार्ट है। तो ये ऊपर वाला तो जो मेन पीस कीपिंग फोर्स है देखो एशिया में कहाँ है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, लीबिया में है, हिती में है, साउथ सुडान में है, अबेई में है, मिडिल ईस्ट में है और सीरिया में। ऊपर माली हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डाफूर, कोसोवो, साइप्रस, लेबनान और इंडिया और पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे यही समझाया जा रहा है हमको कि जो मेजर पीस कीपिंग फोर्स है इन्हीं रीजन में मतलब भेज कर बता रखा है, इसमें ध्यान याद रखने वाला कुछ है नहीं। और साथ में पीस कीपिंग फोर्स का जो मिशन का नाम है वो भी ऊपर यहाँ पे दे रखा है। ठीक, एक चीज हमको इससे देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स खासकर मिडिल ईस्ट और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें है, यानी वहां के जो लोग हैं आपस में वहां पे लड़ रहे हैं, ये हम उससे सीख सकते हैं। अब हमारे चैप्टर का आखिरी जो पार्ट है ये सेकेंड लास्ट जो पार्ट है यहाँ पे, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लोग इंडिया का क्या यहाँ पे स्टांस है किस चीज को लेकर, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म को लेकर। इंडिया हैज सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। इट बिलीव दैट अ स्ट्रेंथन एंड रिवैलिटाइज यूनाइटेड नेशन इज डिजायरेबल इन चेंजिंग वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे यही बता रहा है कि यूनाइटेड नेशन का सॉरी इंडिया का यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर में चेंजेस का बात किया जा रहा है इंडिया का इसमें क्या है, सॉरी पूरा सपोर्ट है, इंडिया इसके फेवर में है। साथ में ही बता रहे इंडिया क्या बोलता है, अगर ये सब चेंजेस लेकर आया जाएगा तो यूनाइटेड नेशन को यहाँ पे चेंजिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथन होकर यूएन यहाँ पे हमारे सामने आएगा। इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड एंड एनहेंस्ड रोल फॉर यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टेट। India believed that development should be central to the UN agenda as it vital for precondition for maintenance of international security and peace। अब देखो इंडिया इस चीज का भी सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन यहाँ पे एक रोल प्ले करे किस चीज में, बहुत सारे कंट्रीज हैं उनके बीच में यहाँ पे डेवलपमेंट और कोऑपरेशन लाने के लिए। इंडिया इस चीज में भी बिलीव करता है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो मेन एजेंडा है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके मतलब डेवलपमेंट अभी के टाइम पर मेन होना चाहिए। जो उसका पीस और जो यहाँ पे सिक्योरिटी का रहता है वो तो रहे ही जो पहले से है, पर साथ में यूएन क्या करे अभी के अपने एक मेन एजेंडा में डेवलपमेंट को भी ऐड कर दे, ताकि जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है वो क्या हो सके, यहाँ पे डेवलप हो सके। आगे वन ऑफ द इंडियाज मेजर कंसर्न हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच हैज रिमेन्ड लार्जली स्टैटिक व्हाइल द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर हैज एक्सपेंडेड कंसिडरेबली। अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि इंडिया का जो मेजर कंसर्न है रिफॉर्म को लेकर वो किस में है, इंडिया चाहता है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म हो। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पर जनरल असेंबली में पहले से ज्यादा कंट्री मेंबर ऐड, मतलब यूएन के ज्यादा मेंबर ऐड हुए हैं और ज्यादा मेंबर इसके जनरल असेंबली के पार्ट भी बन चुके हैं। तो सेम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो प्रेजेंट सिनेरियो को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिस कारण से हमको क्या यहाँ पे रिफॉर्म लेकर आना चाहिए। India considered that this has harmed the respective charter of the Security Council. It also
हाँ, इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल विथ मोर रिप्रेजेंटेशन विल एंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। अब इंडिया का ये भी कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा अगर मेंबर स्टेट रहेंगे, उनको परमानेंट मेंबर का यहाँ पे उनको सीट दिया जाएगा, तो जितने भी वर्ल्ड के कंट्री हैं वो ज्यादा भरोसा करेंगे यूनाइटेड नेशन में। ये आगे है, वी शुड कीप इन माइंड दैट द मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 इन 1965 बट देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर। अब देखो एक चीज हमको ध्यान रखना है, ये क्लैट ये समय पूछा जा सकता है कि जो यूनाइटेड नेशन में पहले टोटल मेंबर कितने थे, 11, यानी 5 परमानेंट थे, 6 नॉन परमानेंट थे। अभी के टाइम पे टोटल मेंबर कितने, 15, 10 परमानेंट और 5 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट, यानी नॉन परमानेंट मेंबर को 4 से यहाँ पे बढ़ाया गया, पर यहाँ परमानेंट मेंबर वाले सीट पे एक भी का बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिला है, और ये कब हुआ था, 1965 में। Since then, the size of council has remained stationary. The fact remains that overwhelming majority of the United Nations General Assembly members are now developing countries. Therefore, India argues that they should also have a role in shaping the decision of the Security Council which affect them. अब देखो यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड नेशंस जाहिर सी अब अभी के टाइम पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जनरल असेंबली में अधिकतर मेंबर वो हैं जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज को वहाँ पे ज्यादा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेटेज है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनका वेटेज ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेता है वो एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको। आगे इंडिया सपोर्ट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया दोनों के सपोर्ट में है कि परमानेंट सीट को ही बढ़ाया जाए, नॉन परमानेंट सीट को ही बढ़ाया जाए। उसके बाद क्या है, इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैव आर्ग्यूड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव ग्रेटली एक्सपेंडेड इन पास्ट फ्यू ईयर। द सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब देखो आगे ये भी बता रखा है कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या बोलते हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल है अपने काम करने का जो फील्ड है उसमें बहुत सारे चीजों को अब ऐड कर चुका है, जिस कारण से सिक्योरिटी काउंसिल को अगर ज्यादा सक्सेस और सपोर्ट चाहिए तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको और यहाँ पे मेंबर को ऐड करना होगा, ताकि जितने भी इंटरनेशनल और कंट्रीज है क्या कर सके, यूनाइटेड नेशन को में यहाँ पे भरोसा कर सके। Any plan for restructuring the Security Council should therefore be broad based. For example, Security Council should have more developing countries in it. आगे इंडिया का ये भी कहना है कि किसी भी टाइप का रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे लेकर आया जा रहा है जनरल असेंबली में या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यहाँ पे इंडिया का क्या कहना है कि ये क्या हो, जितने भी कंट्रीज है उनका सब पे यहाँ पे मत हो, सब यहाँ पे मिलकर करे, और साथ में सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा कंट्रीज कौन से होने चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो होने चाहिए। Not surprisingly, India itself also wishes to be permanent member in the restructured UN. जाहिर सी बात है इंडिया भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनना चाहता है। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब देखो इंडिया अभी के टाइम पे तो वर्ल्ड का मोस्ट क्या नंबर 1 कहीं सबसे ज्यादा, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया में है। उसके बाद इस बुक के हिसाब से वर्ल्ड में अगर मान लो 5 आदमी है तो हर 5 आदमी में से 1 आदमी कौन है, मतलब इंडिया का वो लोग है। आगे वहां पे क्या बता रखा है, मोरओवर इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आगे यही है कि इंडिया भी वर्ल्ड का मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र में से भी एक है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली इन ऑल ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द यूएन। इंडिया यूनाइटेड नेशन के सभी जितने भी पॉलिसी या इनिशिएटिव होते हैं उसमें भाग लेता है। इट्स रोल इन द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इज लॉन्ग एंड सस्टेनेबल वन। अब आगे कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स के मिशन में भी बहुत अच्छा रोल है। द कंट्री इकोनॉमिक इमरजेंसी ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाई इंडिया क्लेम टू परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया का जो उभार आया है, हमको जो इसका इकोनॉमिक साइज जो बढ़कर आ चुका है, अभी के टाइम पर वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक साइज में इंडिया आता है, मतलब जीडीपी वाइज में। तो इस कारण से भी इंडिया का जो यहाँ पे परमानेंट सीट का मांग है, ये उसके कंटेंशन को क्या और ज्यादा यहाँ पे मजबूत कर रहा है। इंडिया ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू यूएन एंड नेवर फ्लेटर्ड ऑन इट्स पेमेंट। अब देखो आगे ये भी है कि इंडिया हमेशा यूनाइटेड नेशन में पैसा यहाँ पे देता है, और अगर कभी भी पैसा मतलब टाइम टू टाइम पैसा इंडिया देते रहता है यूनाइटेड नेशन को, कभी भी माना नहीं करता। India is aware that permanent member of the Security Council also has a symbolic importance. It signifies a country growing importance in world affair. The greater status is an advantage to a country in conduct of foreign policy. The reputation for being powerful makes you more influential। अब देखो इंडिया को ये भी पता है कि
अगर कोई कंट्री को यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिल जाएगा तो उसका एक जो रुतबा है वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी कंट्री स्टेट है वो क्या करेंगे यहाँ पे उसको सपोर्ट, मतलब उसके फेवर में रहेगा लोग, जिस कारण से वो क्या होगा, यहाँ पे कंट्रीज को यहाँ पे क्या किया जाएगा, ज्यादा यहाँ पे फेवर मिलेगा। Despite India wish to be a permanent veto wielding member of the UN, some country question its inclusion. Neighboring country Pakistan, with which India has troubled relation, it is not only the country that is reluctant to see India become a permanent veto member of the Security Council. Some countries, for instance, are concerned about India nuclear weapon capabilities. Others think that difficulties with Pakistan will make India ineffective as a permanent member. Yet others feel that India is included, then other emerging power will have to accommodate it, such as Brazil, Germany, Japan, perhaps even South Africa, whom they oppose. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो इंडिया भी चाहता है यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे क्या जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे मेंबर बने, तो इंडिया चाहेगा तो क्या पाकिस्तान जाहिर सी बात है उसके अपोजिशन में खड़ा होगा। तो जब पाकिस्तान अपोजिशन में उसके खड़ा रहता है कि इंडिया नहीं बने, अगर मान लो आगे ये भी बोला जा रहा है कि अगर इंडिया यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का, मतलब जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे मेंबर बन भी जाता है तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, ये कि इंडिया अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ऑथर का क्या नाम है, काम क्यों नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका पाकिस्तान के साथ यहाँ पे मतलब हमेशा दिक्कत रहता है, तो इंडिया उसी चीज में उलझा रहेगा। साथ में ये भी है कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उससे मतलब उनको ये चीज ठीक नहीं दिखता है। साथ में आगे ये भी बता रखा है कि अगर मान लो इंडिया को यहाँ पे परमानेंट मेंबर का सीट दे दिया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यहाँ पे एक और दिक्कत होगा, और भी जो इमर्जिंग कंट्रीज है इंडिया के साथ में, जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान और साउथ अफ्रीका, वो भी क्या मांग करेंगे इसके, वो भी मांग करेंगे कि हमको क्या यहाँ पे किया जाए, हमको भी इसका मेंबर बनाया जाए। क्योंकि अभी के टाइम पर वो भी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उनका ये क्या नाम रहेगा कि इंडिया बनेगा तो मेरे को ही बनाया जाए। तो जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड के, मोस्ट ऑफ द इंडिया का सपोर्ट में रहते हैं, पर वो इन कंट्रीज के अपोजिशन में रहते हैं कि इनको नहीं हमको बनने देना है। और इंडिया का अगर कोई मेन अपोजिशन में रहता है तो वो है हमारा यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना। There are those who felt about Africa and South America must be representative in expansion of permanent membership, since those are the only continents not have been representative in present structure. Given this concern, it may not be very easy for India or anyone else to become permanent member of the United Nations in near future. अब देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि अभी के टाइम पर सिर्फ मात्र दो ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहां से कोई भी मेंबर यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में उसका मेंबर परमानेंट मेंबर नहीं है। देखो एशिया से है, चाइना हो गया, रसिया हो गया, यूरोप से है यहाँ पे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, उसके साथ में उसके बाद क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका से भी है, कौन है यहाँ पे, हम यूएसए देखने को मिलता है। एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भी कोई नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में एक ऑस्ट्रेलिया देसी है और साथ में एक न्यूजीलैंड आता है छोटा सा। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि किसी भी देश को लेकर, किसी भी देश को यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में बनना, मेंबर परमानेंट मेंबरशिप लेना आसान नहीं होने वाला है, खासकर अभी आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि एक बनेगा तो दूसरे को उससे क्या है यहाँ पे दिक्कत रहेगा, और कैसे कोई इसको अकोमोडेट कर पाएगा, ये यहाँ पे है। अब ये हमारे आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। Among the concern about the reform and restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes could help the UN cope better with the unipolar world in which US was only the most powerful country without any serious rival. Can UN serve as a balance against US dominance? Can it help maintain a dialogue between rest of the world and US and prevent America from doing whatever he wants? अब देखो आगे यहाँ पे ये ऑथर बोल रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि
कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से एक ही मात्र ऐसा सुपर पावर कौन बचा हुआ है यहाँ पे, जो यूएस है वो बचा हुआ है। तो क्या यूनाइटेड नेशन यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट कर पाएगा यूएस में और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज है उनमें, या फिर अगर मान लो यूएस यहाँ पे किसी चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करता है दूसरे कंट्री के खिलाफ में, तो क्या यूनाइटेड नेशन यूएस को यहाँ पे रोक पाएगा ऐसे सिचुएशन में जब यूएस यहाँ पे सिर्फ एकमात्र ऐसा पावरफुल कंट्री बचा है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग ये चीज को देखें, यूएस क्या करता है, वेनेजुएला ऐसे कंट्री में वहां पे उसके प्रेसिडेंट को यहाँ पे उठाकर अपने देश में लेकर आ जाता है, जाहिर सी बात है अगवा करता है। वो क्या है, उस कंट्री के सॉवरेनिटी का यहाँ पे क्या किया गया, वायलेशन किया गया। तो बताओ यूएन कुछ कर पाया, नहीं कर पाया। तो यहाँ पे एक तरीके से यूनाइटेड नेशन का क्या है, इनइफेक्टिवनेस है कि अगर अभी के टाइम पर यूएस एकमात्र ऐसा सुपर पावर है, तो इस ऐसे कंडीशन में यूएन अच्छे से क्या नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। US power cannot be easily checked for first of all with the disappearance of Soviet Union the US stand as the only superpower। अब देखो यही बता रखा है कि US का जो पावर है उसको अच्छा इजीली हम लोग यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, खासकर इसलिए जब से सोवियत यूनियन का यहाँ पे डी-इंटीग्रेशन होता है, यूएस एकमात्र ऐसा सुपर पावर बचता है। इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउ इज टू इग्नोर यूएन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएस का जो इकोनॉमिक और जो मिलिट्री साइज है वो इतना बड़ा है कि वो उसके पास ऐसा उसके पास प्रिविलेज है, उसके पास अधिकार है, ऐसा उसके पास मतलब बेनिफिट है। तो क्या कर सकता है वो, और जितने कंट्रीज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उनको इग्नोर कर वो जो चाहेगा वो कर सकता है, और यूएस ऐसा भी कर भी रहा है। Secondly, with the UN, the influence of US is considerable. As the single largest contributor to the UN, the US has unmatched financial power. The fact that UN is physically located within the US territory gives Washington additional source of influence. The US also has many national in UN bureaucracy. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दूसरा बात यहाँ पे क्या है, दूसरा बात यहाँ पे ये है कि जो यूनाइटेड नेशन है यहाँ पे क्या है, उसका यूनाइटेड नेशन पे यूएस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कैसे, अब पहला बता रखे कि यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे बजट में सबसे बड़ा यहाँ पे भागीदारी किसका रहता है, यूएस का रहता है। सबसे ज्यादा पैसा यूनाइटेड नेशन को कौन देता है, 22% यूएस देता है। 100 रुपए में से 22 रुपए समझो यूएस दे रहा है। उसके बाद सीधे चाइना है, वो कितना दे रहा है, 12 रुपए। अब यहाँ पे आगे क्या दे रखा है कि इतना उसके पास पैसा है। फिर उसके बाद क्या है, जो यूनाइटेड नेशन का जो यहाँ पे क्या हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी क्या है, यूएस का क्या है यहाँ पे कैपिटल है वो। तो मान लो एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो यहाँ पे मेन हेडक्वार्टर ही उसके कंट्री में ही है, तो मान लो उसमें एक और तरीके से उसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। फिर आगे ये बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन में अधिकतर लोग जो काम करते हैं वो भी यूएस ओरिजिन से है, उसके ब्यूरोक्रेसी में पूरा यूएस के लोग हैं। तो फिर इसमें इस तरीके से भी यूएस का यहाँ पे क्या है, दबदबा देखने को मिल रहा है। In addition, with its veto power, US can stop any move that it find annoying and damaging in the interest of its friends and allies. The power of the US and its veto within the organization also ensure that Washington has a considerable degree of say in the choice of Secretary General of UN. The US can and also does use this power to split the rest of the world and to reduce opposition to its policy। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो यूएस है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका जो है, अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है, अमेरिका के पास एक और चीज क्या है, यहाँ पे वीटो पावर है। तो वीटो पावर है वो क्या कर सकता है, वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ में या फिर उसके जो उसके दोस्त कंट्री हैं, उसके अलाइज हैं, उनके अगेंस्ट में कोई भी रिजोल्यूशन आएगा तो उसको कौन रोक देगा, यूएस वीटो पावर का इस्तेमाल करके इजिली रोक देगा। आगे चलकर जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल का पोजीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें भी मेन रूल किसका रहता है, यूएस का रहता है। उसके बिना चाहे कोई यहाँ पे वो जिसको चाहता है वही यहाँ पे उसके सेक्रेटरी जनरल बनते हैं यूनाइटेड नेशन के। आगे ये भी बता रखा है कि यूएस वीटो पावर का इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड को 2 भाग में यहाँ पे क्या कर देता है, यहाँ पे डिवाइड कर देता है, और जो उसके खिलाफ में अपोजिशन रहेगा वो स्प्लिट हो जाएगा। तो यूएस से क्या हो जाएगा, यूएस को इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट मिल रहा है। आगे क्या है, यूनाइटेड नेशन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू यूएस। आगे ये बता रखा है यूनाइटेड नेशन जाहिर सी बात है एक ग्रेट बैलेंस तो नहीं क्रिएट कर पा रहा है यूएस के खिलाफ। Nevertheless, in a unipolar world in which US is dominant, the UN has served to bring the US and the rest of the world into decision on various issues। अब देखो, पर फिर भी यूनाइटेड नेशन यहाँ पे एक चीज कर सकता है, यूएस के ऐसे डोमिनेटेड यूएस के टाइम पीरियड में जो यूनाइटेड नेशन है ऐसा रोल प्ले करेगा कि अमेरिका और बाकी जो कंट्री है उनको एक साथ बैठाकर यहाँ पे क्या बात के लिए यहाँ पे वो बैठा सकता है। आगे यहाँ पे बता रखा है यूएस लीडर इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म ऑफ यूएन डू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सर्विंग पर्पस इन ब्रिंगिंग टुगेदर ओवर 190 कंट्री इन डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो
यूएस के बहुत सारे लीडर हैं, जो अमेरिका के बहुत सारे लीडर यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, फिर भी वो यूनाइटेड नेशन को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट को या फिर इतना सारा जो यहाँ पे पर्पस है, जैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इशू है, ये सब में कौन यहाँ पे सर्व कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशन है ये सर्व कर रहा है। ये चीज अमेरिका के लीडर भी मानते हैं। एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द यूएस प्रोवाइड एन अरीना इन विच इट इज पॉसिबल टू modify US attitudes and policy, while the rest of the world it is rarely united against Washington, and while it is virtually impossible to balance US power and the UN, does provide a space within argument against a specific US attitudes and policy are heard, and compromises and consensus can be saved. The UN is perfectly bodied, but without it the world would be worse off. Given the growing connection and links between the society and issue, what we often call interdependence, it is hard to imagine how more than 7 million people would live together without an organization such as UN. अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है जो यूनाइटेड नेशन भले ही एक इम्परफेक्ट बॉडी है, यानी जाहिर सी बात है पूरे तरीके से अच्छा नहीं है, सब चीज में मतलब परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अगर वो ना रहे तो उसके ना रहने से हम लोग एक वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर पाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड के पूरे 7 बिलियन लोगों का किस पे आशा यूनाइटेड नेशन पे है। ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो 7 बिलियन लोग हैं उनका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पे इंटरडिपेंडेंस है। अब कैसे है, देखो इतने सारे कंट्री है, वो क्या 193 मेंबर कंट्रीज के मेंबर है, तो देखो 193 मेंबर कंट्रीज के मेंबर है, भले ही इफेक्टिवली काम नहीं कर पाए पर क्या करेगा, ये कुछ तो यहाँ पे काम कर ही रहा है। अगर मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं रहेगा तो जो कुछ काम भी हो रहा है वो भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। Technology promised to increase penalty interdependence, and therefore the importance of UN will only increase. People and government will have to find ways of supporting and using UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interest and interest of international community are broadly. अब देखो आगे ये बता रहा है कि अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब और ज्यादा यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, जिस कारण से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है तो मेन टेक्नोलॉजी किसके पास रहेगा, जो पहले से डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास रहेगा। तो वो टेक्नोलॉजी को जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी चाहिए होगा। तो अगर यूनाइटेड नेशन ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी नहीं रहेगा तो वो इजीली टेक्नोलॉजी को ऐसे डेवलप कंट्री से वो लोग हासिल नहीं कर पाएगा। तो इस सिचुएशन में कौन यहाँ पे रोल प्ले करेगा, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन है वो रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो ऐसे बोलकर कुछ इस चैप्टर को समाप्त किया गया है। अभी खत्म करने से पहले हम लोग यूनाइटेड नेशन के जितने सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे लोग, और ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। अब देखो हमारे सामने एक यूएस का जो एक स्पेशलाइज्ड जो एजेंसी है, इसका क्या नाम है, ह्यूमन राइट्स वॉच। अब इसका काम क्या है ये देखो, ह्यूमन राइट्स वॉच इज अनदर इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट वॉच है एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसकी चीज में यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, रिसर्च और
किस चीज़ के बारे में बात करता है, ह्यूमन राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को कैसे बचाया जा सके, इसमें इसका काम रहता है। इट इज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस में ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यही है। इट ड्रो द ग्लोबल मीडिया अटेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, ये वर्ल्ड में जितने भी यहाँ पे लोगों के खिलाफ अत्याचार होते हैं उसमें ध्यान दिलवाने का काम किसका रहता है, इसका रहता है। इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिशन लाइक कैंपेन टू बैन लैंड माइंस, टू स्टॉप यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर एंड एस्टैब्लिश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इसका बहुत बड़ा सहयोग इस चीज में है कि ये जो लैंडमाइन किया जाता है उसको रुकवाने में इसका काम है, गलत लैंडमाइन किया जाता है उसमें आगे फिर क्या है, जो यहाँ पे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है काम करवाने को लेकर उसमें उसके अगेंस्ट में इसका अच्छा खासा रोल है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये अलग है, ये इसके फॉर्मेशन में इसका क्या है इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ, ये भी एनजीओ है, किस चीज का ये बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम उसका भी यही काम है। इट प्रमोट रिस्पेक्ट ऑल ओवर द ह्यूमन राइट्स इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन किया गया था उसको बढ़ावा को लेकर ये बात करता है। इट बिलीव दैट ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड indivisible. It's prepare and publishes report on human rights. Government are not always happy with this report since a major focus of amnesty is to misconduct of government authorities. Nevertheless, these reports plays an important role in research and advocacy of human rights. अब देखो इसका बेसिकली काम ये है कि जो ह्यूमन लोगों के खिलाफ यहाँ पे जो एट्रोसिटी होता है उसके खिलाफ रिपोर्ट निकालने का इसका काम रहता है, जिस कारण से जाहिर सी बात है सरकार इससे खुश नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि सरकार अगर कुछ गलत काम करेंगी तो उनके खिलाफ रिपोर्ट निकालता है। आगे यही बता रखा है कि एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है ये वो। अब यहाँ पे क्या है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी कब बना था? 1957 में। इट केम इनटू बीइंग इम्प्लीमेंट द US प्रेसिडेंट Dwight Eisenhower Atoms for Peace proposal. It seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and prevents its use for military purpose. IAEA teams regularly inspect nuclear facility all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purpose. अब देखो इसका काम बेसिकली यही है। 1957 में इसको बनाया गया था US प्रेसिडेंट डेविड के बोलने पे, वो बोले थे एटम फॉर पीस होना चाहिए, उनका प्रपोजल था। आगे ये इसमें ये बता रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पे किस काम के लिए होना चाहिए, यहाँ पे सिविलियन कामों के लिए होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कामों के लिए होना चाहिए। बेसिकली इसका रोल ये रहता है। आगे यहाँ पे फिर दे रखा है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, 1995 में बना था। इससे पहले ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, GATT 1945 में ऑर्गेनाइजेशन बना था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ही कितने इसके मेंबर है? 164। और अब कब 26 जुलाई 2016 के हिसाब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अभी तक टोटल 164 मेंबर है। इसका कुछ काम नहीं है, बेसिकली इसका काम ये है कि जितने भी कंट्रीज हैं आपस में जो ट्रेड क्या कर सके, इजीली ट्रेड कर सके, कोई कंट्री किसी पे एक्स्ट्रा टैरिफ ना लगाए, बस इसका काम यही है। आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलेगा ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था 1944 में, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड पे ही बनाया गया था। 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहाँ पे हमारा अमेरिका में उस कॉन्फ्रेंस से ये निकला था वर्ल्ड बैंक और IMF ऊपर, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका एक्टिविटीज बेसिकली किस पे रहता है? जो डेवलपिंग कंट्रीज उन पे रहता है। इट वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरीगेशन, सोशल सर्विस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन रिडक्शन, एस्टेब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग रेगुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, road, urban regeneration, electricity and governance, anti-corruption, development of legal institution. It provide loan and grant to the member countries. In this way, it exercise enormous influence on economic policies of developing countries. It is often criticized for setting the economic agenda of poorer nation and attaching stringent condition to its loan and forcing free market reform. अब देखो आगे इसका काम बताया हुआ है कि ये इन सेक्टर में काम करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा देता है जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको। इस पे क्रिटिसिज्म एक चीज का है कि ये क्या करता है, जो गरीब देश है उनको अपने तरीके से काम करने को बोलता है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये चीज ठीक नहीं है। आगे यहाँ पे हमको नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, वो है हमारा
अच्छा, पहले आईएमएफ इसमें नहीं दे रखा है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। आईएमएफ का भी क्रिएशन इसी के साथ हुआ था। आईएमएफ का काम बेसिकली ये है कि वो लोन प्रोवाइड करता है जितने भी कंट्रीज यहाँ पे उनके पास पैसा नहीं रहता है, उनको पैसा देकर वो डेवलप हो सके उसके लिए। अब यहाँ पे हमारे क्लास का लास्ट टॉपिक है जो यूनाइटेड नेशनल सेक्रेटरी जनरल जो रह चुके हैं लोग अब फर्स्ट से लेकर अभी तक। जो हमारे पहले सेक्रेटरी जनरल थे ये हमारे थे नॉर्वे के। ये कब बने थे? ये 1946 से लेकर 1952 के बीच में रहे थे। इनका नाम क्या है यहाँ पे? ट्रिग्वी ली। ये नॉर्वे के थे, लॉयर और फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे। वर्क फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और कश्मीर इशू के में ये सीज फायर में इनका मेन रोल माना जाता है। इंडिया पाकिस्तान को क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि कोरियन वार जो हुआ था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, उसको रुकवा नहीं पाए थे लोग, सॉरी ये रुकवा नहीं पाए थे। इनका जो सेकंड टर्म था उसको जो सोवियत यूनियन था उसको उसका सेकंड टर्म इनको लेने नहीं दिया, अपोज कर दिया, जिस कारण से आगे चलकर ये पोस्ट से अपने रिजाइनेशन दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लोग जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल है ये यहाँ पे उनका क्या नाम है? डैग हैमर्सजोल्ड। ये कब से कब तक रहे हैं? 1953 टू 1961। स्वीडन के थे ये, इकोनॉमिक्स थे, साथ में ये क्या थे? लॉयर थे। वर्क आप देखो इनका मेन काम किस चीज पे था? जो सूज कैनाल डिस्प्यूट था। और सूज कैनाल का डिस्प्यूट ये था कि जो इजिप्ट सूज कैनाल ये बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा और इसका कंट्रोल दे दिया गया था जब इजिप्ट को यहाँ पे आज़ादी मिल जाता है उसको। पर यहाँ पे जो अरब कंट्रीज थे जो इजराइल पे हमला कर देते हैं तो उस कारण से क्या होता है, इजराइल उन पे दोबारा हमला कर देगा तो सूज कैनाल को ये ब्लॉक कर देगा इजिप्ट, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो एक मेन ट्रेड रूट था वो ट्रेड रूट ब्लॉक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो उसमें यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उसको सॉल्व करने में इनका हाथ माना जाता है। आगे है कि जो अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री जो यहाँ पे कॉलोनाइज हो रखे थे उनको डीकॉलोनाइजेशन कराने में इनका हाथ था। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था इन मरने के बाद में 1961 में, इनके कामों के लिए, खासकर वैसे कामों के लिए जो कॉन्गो में क्राइसिस आ रखा था उसके लिए। अब आगे यहाँ पे क्या दे रखा है? नेक्स्ट यहाँ पे कौन है? यू थैंट। ये कब से 61 टू 71 रहे हैं, म्यांमार के थे, जिसका पुराना नाम क्या है? बुर्मा नाम है इसका। टीचर और डिप्लोमेट थे। वर्क फॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हो रखा था उसको रुकवाने में इनका अच्छा खासा यहाँ पे इनका योगदान माना जाता है। साथ में कॉन्गो क्राइसिस में भी इनका, उसको भी खत्म करने में इनका हाथ माना जाता है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स साइप्रस रीजन में भेजने में भी इनका हाथ है। और वियतनाम वॉर में यूएस को क्रिटिसाइज ये करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये क्या नाम है इनका? कॉट वेलिंगटन। ये 72 से 81 तक रहे, ऑस्ट्रेलिया के थे, डिप्लोमेट और फॉरेन मिनिस्टर थे। एफर्ट डालते हैं किस चीज़ को लेकर? नामीबिया और लेबनान में जो यहाँ पे प्रॉब्लम था उसको ठीक करने को लेकर, और आगे चलकर जो बांग्लादेश को आज़ादी मिलता है और उसके बाद रिलीफ वहाँ पे वर्क भेजा जाता है, उसमें भी इनका अच्छा खासा हाथ है। और फिर चाइना इनका जो थर्ड टर्म रहता है उस चाइना क्या कर देता है? वो ब्लॉक कर देता है। बस आगे इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आखिरी के कुछ यहाँ पे बचे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे हैं जेवियर पेजर डी क्यूलर। ये 82 टू 91 रहे, पेरू के थे, ये लॉयर थे और साथ में डिप्लोमेट ये भी थे। यहाँ पे साइप्रस में पीस लाने में इनका मेन हाथ है। और उसके अलावा ये अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में भी यहाँ पे पीस के लिए काम करवाते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे? मीडिएट करते हैं ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में जो इशू रहता है यहाँ पे फाल्कलैंड वॉर जो हुआ रहता है उस इशू को लेकर, इसमें इनका मीडिएशन करवाने का इनका हाथ है। और आगे है कि नामीबिया एक इंडिपेंडेंट देश बने, उसमें भी इनका अच्छा खासा रोल माना जाता है। फिर नेक्स्ट हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे बुट्रुस घाली। ये 92 टू 96 रहे, इजिप्ट के थे, डिप्लोमेट, ज्यूरिस्ट, साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी थे ये इजिप्ट के। और उसके बाद आगे दे रखा है कि एक रिपोर्ट को इशू करते हैं जिसका नाम है एन एजेंडा फॉर पीस कंडक्टेड एज अ सक्सेसफुल यूएन ऑपरेशन इन मोजाम्बिक, blamed for UN failures in Bosnia, Somalia, Rwanda due to serious disagreement with the US bloc second term for him। आगे हमारे कोफी अनान 97 टू 2006 घाना के थे। उसके बाद आगे बता रखा है कि created global funds to fight against AIDS, tuberculosis and malaria, declared the US led invasion ऑफ इराक एज एन इलीगल एक्ट। उसको ये गलत साबित करते हैं जो यूएस इराक में यहाँ पे इन्वेजन कर देता है। आगे पीस कीपिंग कमीशन का बिल्डिंग या फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो फॉर्मेशन होता है 2005 में, उसमें इनका बड़ा हाथ माना जाता है। 2001 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है। उसके बाद हमारे हैं बैन की मून 2007 से 2016 तक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया के थे, डिप्लोमेट थे, साथ में फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे साउथ कोरिया के। और दूसरे एशियन थे जो जिनको ये सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट हासिल करने को मिला था।
फिर इनके टाइम पीरियड में ही क्लाइमेट चेंज से जो रिलेटेड रहता है, जो इशू रहता है उसके बारे में बात किया जाता है। साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है 2015 में, जब पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा जो 2030 तक चलने वाला है। फिर आगे क्या है यहाँ पे, वर्क फॉर क्रिएशन ऑफ यूएन वुमेन, एम्फसाइज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। इसके बाद हमारे जो अभी तक लास्ट अभी तक जो हमारे हैं जो प्रेजेंट में यही है, एंटोनियो मैनुएल डू ओलिवेरा गुटेरेस 2017 से लेकर अभी तक ही है, पोर्तुगाल के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 95 टू 2002 तक। फिर आगे चलकर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के भी हेड रहते हैं 2005 से 2015 तक। फिर आगे बता रखा है प्रेसिडेंट ऑफ सोशलिस्ट इंटरनेशनल फ्रॉम 1999 टू 2005, ही सर्विंग एज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक ध्यान रखने वाला ये यही आदमी है जिनके खिलाफ जो इसराइल था इनको क्या साबित क्या इशू करता है, पर्सोना नॉन ग्राटा का, यानी ये आदमी मेरे लिए यहाँ पे मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनका इसराइल और जो फिलिस्तीन का लड़ाई था उसमें इनका हाथ मतलब उनका ऐसा स्टैंड ज्यादा फिलिस्तीन के साइड था, जिस कारण से इसराइल इनके अगेंस्ट में यहाँ पे पर्सोना नॉन ग्राटा का टैग यहाँ पे उनको दे देता है और इशू कर देता है कि आदमी मेरे लिए अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे कर कर ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। बेकार सा चैप्टर था, बस थ्योरी, कुछ इसमें याद रखने वाला है नहीं, बस कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो ध्यान रखने वाला है और जो यहाँ पे उसके सेक्रेटरी जनरल है वो। फिर मिलेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, माता।